हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, पीछे पीछे पीछे, सारे के सारे एक्टिव हो जाओ फटाफट। भाई बुढ़ापा, सारे के सारे एक्टिव हो जाओ भाई। 2 बार डीप ब्रीथ कर लो। अरे खड़े हो गए पीछे, सारे खड़े हो एक साथ। पहले तो 2 बार गहरी सांस, डीप ब्रीथ, बस फिर बैठो। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठो। और इन्हें क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा ठीक। हाँ करते हैं, स्टार्ट है ना। अच्छा, और ये कैसे जाएगा ये? वेरी नाइस, ठीक। टीचिंग मोड अब सही, टीचिंग मोड, ठीक है। ठीक है, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अरे किसी को बुलाना यार, बाहर से किसी को भैया। उसमें चला गया वो, नीचे लगता है मुझे, यहाँ से करके निकल सकता है क्या? तो ला दो दूसरा यार। हाँ, ब्लड चालू हो गया था। ब्लड में बेसिक सी बात कराई थी मैंने, आज कंटिन्यू करते हैं उसको, है ना। सबसे पहले हमने बात की थी, पीछे बेटा मोबाइल रख दो। देखो यार, एक चीज और करना सोच रहे हैं हम लोग, एक डिटेक्टर आता है, मोबाइल डिटेक्टर, ठीक है, जानते हो? हाँ, तो तुम्हारा मोबाइल लाना बंद कर दें यहाँ पर। तो फिर मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए जब तक तुम कोचिंग में हो, ठीक है। बैग में रखो, जरूरत है ही नहीं मोबाइल की। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो उससे यार, ठीक है। जरूरत है तो आप यूज करो, नहीं जरूरत है तो अंदर बैग में उठा के रखो। हाँ बैठ गए सारे? तू आगे बैठेगा बिना ड्रेस के, कल से बिना ड्रेस के एंट्री नहीं है। बड़ा ड्रेस मिल गई तुम्हें, आज ले लेना है ना। चलो, एकदम साइलेंट हो जाओ पूरा, एकदम बिल्कुल। कर दें स्टार्ट? अब दो दो चीजें हैं, कुछ और रह गया क्या इनका? कर दें स्टार्ट? कर दें स्टार्ट? पेन मिल रहा है? अच्छा ठीक। अब है, नहीं है, देखा नहीं, चल तो जाएगा ये, चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मिल गया, चलो। हाँ ये सही है। ठीक है, वैसे ये भी काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये भी काम कर रहा है। और कुछ भी काम ना करे तो हाथ भी काम करता है, पता है? अरे हाथ से भी काम हो जाता है। चलो यार, एकदम साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। आ जाओ आ जाओ, गेट बंद करो। अब यार आवाज नहीं चाहिए मुझे, मैं रिवीजन करा रहा हूं एक बार, और जब रिवीजन चला करेगा ना तो एकदम सोच करके, आंखें बंद करके ब्रेन मैपिंग कर लिया करो उसकी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अरेंज किया करो एक एक चीज को, एक एक डेटा को, पीछे इधर, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी, ब्लड है क्या? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल था, कोई डाउट? फिर हमने बात की थी वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मेल में 5 लीटर एडल्ट मेल के अंदर, फीमेल में अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर, ठीक है। फिर हमने बात की थी यहां पर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो 15 लीटर होता है सेल के अलावा,
ठीक है, उसका ब्लड लगभग 33% होता है। और नंबर 4 हमने बात की थी पीएच। तो पीएच की किस्म में याद रखना, जहां CO2 का लेवल ज्यादा होगा एचआईन बढ़ जाएंगे, एचआईन बढ़ जाएंगे पीएच कम हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। इसीलिए ब्लड में पीएच वेरी करती है। ठीक है, अगर मैं लंग्स के पास बात करूंगा पीएच ज्यादा होगी, टिश्यू के पास पीएच कम होगी, क्योंकि टिश्यू के पास CO2 का लेवल ज्यादा होता है, लंग्स के पास CO2 का लेवल कम होता है। कोई डाउट? चलो ये वाली बात भी क्लियर थी। फाइनली हमने बात की थी यहां पर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है अगर ब्लड की हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बताया था कि ब्लड को फिल्टर करो, तो एक फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट समझते हो ना, छनित, एक फिल्ट्रेट बनेगा और कुछ चलनी में रह जाएगा। जो रह गया वो फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो रह गया फॉर्म, पीछे बेटा, जो रह गया फॉर्म्ड एलिमेंट है, और जो नीचे फिल्ट्रेट में पहुंच गया वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा 55% होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में सेल्स आ जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। कोई डाउट? एकदम एक्टिव रहो, बिल्कुल एकदम एक्टिव। ठीक है, ये 2 घंटे एकदम 100% हो गए बिना डाइवर्ट हुए। ठीक है, 2 घंटे के बाद मैं किसी बच्चे से ऐसा फोर्सफुली नहीं बोल रहा, कोई बच्चा अगर 5 बच्चे भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, वो उन पर, उनकी उस पर डिपेंड करेगा, कंडीशन पर, खाने की कंडीशन पर। 2 से 2.5 के बीच में मैं आधा घंटे के लिए एक सेशन रखूंगा। कितने से कितने घंटे के लिए? आधा घंटे के लिए। इस सेशन के अंदर मैं आईज से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली विद एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे पढ़ाने वाला स्टाइल जो होगा पूरा, एक एक मसल्स के बारे में, किस मसल से क्या दिक्कत आती है, सॉल्यूशन क्या है। उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि मेरे पास आधा घंटा है, मैं रुक सकता हूं, तो वो रुक जाना, 10-5 बच्चे भी रुक जाएंगे सफिशियंट है। ठीक है, बाद बाकी के जा सकते हैं। समझे? ठीक है, तो एक सॉल्यूशन मैं पूरा एक आधे घंटे का बताऊंगा आपको कि आईज और नेक और हेड के लिए जो पेन हो रहा है बच्चों के आज की डेट में, ठीक है, और शोल्डर पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, हेड पेन हो रहा है, आईज के यहां पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और आईज स्टेबल नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं इसका। ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन लेकर के आऊं एकदम एग्जैक्ट साइंटिफिकली, मतलब जो एक, मतलब पीजी डॉक्टर जो होगा ना वो एक्सप्लेन करेगा, उसमें मैं योगा और सब कॉम्बिनेशन करके एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अगर तुमने उसको 15 दिन फॉलो कर लिया और 15 दिन में इफेक्ट नहीं आया तो जिंदगी में फिर आगे से बताना छोड़ दूंगा, कुछ भी बताऊंगा ही नहीं मैं कुछ भी। समझ रहे हो ना? कोई भी चीज बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल करने के बाद, उसके रिजल्ट आ जाने के बाद ही बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, उसके सारे रिजल्ट अच्छे हैं, इसलिए मैंने आई कप भी मंगवाए हैं। आई कप मैं दिखा दूंगा आपको, आप चाहो परचेज कर सकते हो, 40-50 रुपए के आते हैं, वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए हो जाएंगे, किसी भी सर्जरी की दुकान में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने मंगवा लिए हैं, वो भी बता दूंगा कैसे यूज करना है उनको, और क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से आंखों की, हेड की, यानी माइग्रेन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, वो फैक्टर बच्चों में ही हो रहे हैं तुम्हारी एज पर आकर के, वो सारे सॉल्यूशन लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, 4 पेज की पीपीटी है, उसको मैं समझा करके विद एक्सपेरिमेंट करा करके तब तुम्हें छोड़ूंगा। अच्छा, एक वीटी सर का कॉल में उठा लूं, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, लगी नहीं रही है ना, क्योंकि 2 बजे उनको बोला था मैंने, है ना। चलो कोई नहीं, तो उठा। इसलिए ब्रेन मैपिंग की बात करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोशिश किया करो घर पे भी जब भी बैठा करो, रिवीजन ब्रेन मैपिंग से किया करो, आंखें बंद कर लिया करो, पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप ब्रेन मैपिंग किया करो, और भूल जाया करो फिर एक बार पलट लिया करो, पर कोशिश करो ब्रेन मैपिंग, थोड़ा ब्रेन पर जोर डालो। समझ रहे हो? एनर्जी को बचाओ और सही डायरेक्शन में लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब वापस स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड के अंदर भाई इतना क्लियर था, फिर मैंने आपको बताया था कंपोजिशन, कंपोजिशन में बताया था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। पीछे बेटा देखो, एक्चुअल में आगे निगाह कम होगी, पीछे निगाह रहती है सबसे लास्ट बेंच पर, हमेशा हर टीचर की। तो लास्ट बेंचर को और फ्रंट बेंचर को थोड़ा सीरियस रहना चाहिए।
फिर भी फ्रंट बेंचर पर नहीं निगाह पड़ती, निगाह पीछे ही जाती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो नहीं ठीक है, तो एक्चुअल में इसलिए कह रहा हूं, पीछे वाले बच्चों को क्या लगता है, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। कबूतर होता, कबूतर, कबूतर को जानते हो? कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता दुनिया मुझे नहीं देख पा रही है अब, क्योंकि वो नहीं, उसको लग रहा है कि मैंने आंखें बंद कर ली, अब कोई उसको देख नहीं पा रहा। तो कबूतर मत बनो। नहीं आया? तुम्हें ही देख रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यार पीछे वाले बच्चों से, या तो आगे आ जाया करो तो तुम छुप जाओगे, पीछे बैठोगे तो दिख जाओगे। ठीक है, हाँ तो दिख रहे हो, इसलिए बस तू तो शांत बैठा है, मैं उस पीछे वाले से पूछ रहा हूं। ठीक है, अब बात कर रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट, और फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। बस थोड़ा ध्यान से सुनना, बस सारी बातें। ठीक है, वाटर में कुछ याद नहीं रखना आपको, बस परसेंटेज याद रखना है, 90 से 92%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1%, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अप्रोक्सीमेटली 8 से 9%। ठीक है, अगर मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको याद रखना है रिड्यूसिंग पैटर्न। सबसे ज्यादा होते हैं क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। अगर साल्ट की बात करता है, कौन सा साल्ट ऐसा है जो बफर का काम करता है? ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट एज अ बफर, और मैक्सिमम मिलने वाले साल्ट की बात करते हैं NaCl। यहां तक कोई डाउट नहीं आएगा आपको। अब बात करता हूं मैं इसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन में तीन बातें, कैसी है, कहां बनती है, क्या करती है। एल्बुमिन प्रोटीन सबसे छोटी होती है, लिवर में बनती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। कोई डाउट? प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन की बात करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन की बात करते हैं, लार्जेस्ट होती है, लिवर में बनती है, क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग। कोई डाउट? अगर मैं ग्लोबुलिन की बात करता हूं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा और बीटा भाई लिवर में बनती है, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, व्हाट आई मींस मिनरल्स, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं और लिवर में बनती हैं। समझ रहे हो? जबकि गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो एक तरीके से एंटीबॉडी है। कोई डाउट बेटा? और एंटीबॉडी कभी कभी मैं सामने भी आ जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा स्क्रीन से। ठीक है, स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहा हूं तो समझ तुम्हारे सामने हूं, समझ गए ना मेरी बात? तो इधर भी देख लिया करो थोड़ा सा, समझ रहे हो? हाँ नहीं, कोई बच्चे स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, कहाँ गए सर? ठीक है, इसलिए तो स्क्रीन से गायब मिलूंगा तो समझो इधर ही हूं मैं। ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं बेटा। और इम्यूनोग्लोबुलिन की अगर बात की जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी की जब भी बात करते हैं, डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनको प्लाज्मा सेल बनाते हैं। और प्लाज्मा सेल हमारे बॉडी के फ्लूइड के अंदर, स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत ज्यादा मिलते हैं, ब्लड में भी मिलते हैं पर कम होते हैं। 6000 से 8000 के बीच में सारे WBC होते हैं, उसी में एक प्लाज्मा सेल भी होते हैं, यानी बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में जो बहुत ज्यादा होते हैं। कोई डाउट? चलो इतना हमारा क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़े थे क्या? इतना ही बढ़े थे ना? हाँ, अब 2-3 पॉइंट मुझे ऐड कराने थे ब्लड के अंदर, जैसे प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, एनसीईआरटी ने एक लाइन में भी जिक्र किया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में तो कोई डाउट है नहीं। अगर आप ब्लड को फिल्टर करो और फिल्टरेट के बाद जो चलनी में रह गया, छलनी में रह गया, वो क्या रह गया? वो फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो नीचे आ गया वो क्या आ गया? प्लाज्मा, यानी ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आप बोलोगे सर ब्लड में से अगर आप निकाल दो किसको? फॉर्म्ड एलिमेंट को, तो हम क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। यहां एसी चल रहे हैं क्या? अच्छा, नीचे आज बहुत ठंडा था, नीचे वाला रूम नहीं चल रहे? अच्छा चल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दो, क्या बचेगा? प्लाज्मा। सीरम क्या होता है? अब प्लाज्मा में भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, प्लाज्मा में पीछे इधर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो तो एक येलोइश कंपोनेंट बचता है, क्या बोलते हैं इसको? सीरम। यानी आप कह सकते हो प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कोई डाउट? और लिम्फ क्या होता है भाई? इसमें एक ऐसी आपने फिल्ट्रेट चलनी लगा रखी है जिसके अंदर से आप ब्लड डाल रहे हो, पर इसमें क्या निकल रहा है नीचे, क्या रुक रहा है, ये ध्यान रखना है। इसमें आरबीसी नीचे नहीं जाते,
इसके अंदर प्लेटिलेट्स क्लॉटिंग सेल्स होते हैं, वो नीचे नहीं जाते, और बड़े साइज के प्रोटीन मैक्रो प्रोटीन वो भी नीचे नहीं जाते। और मैक्रो प्रोटीन में फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन आ जाते हैं। माइक्रो प्रोटीन मतलब एल्बुमिन, वो नीचे चले जाते हैं। तो अगर लिम्फ की बात करते हैं, लिम्फ इक्वल टू क्या होगा, ब्लड माइनस आर बी सी प्लस प्लेटिलेट्स प्लस मैक्रो प्रोटीन में क्या क्या आ गए, यहां आ गए प्रोथ्रोम्बिन, यहां आ गए फिब्रिनोजन, यहां आ गए ग्लोबुलिन। ये तीनों मैक्रो प्रोटीन्स होते हैं, ये लिम्फ में नहीं मिलते। लिम्फ में क्या मिलता है, लिम्फ में मिलते हैं WBC भर भर के, लिम्फ में मिलते हैं एल्बुमिन माइक्रो प्रोटीन। आप समझ रहे हो, लिम्फ के अंदर WBC एल्बुमिन प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा। समझ रहे हो ना मेरी बात, अरे हाँ है ना, ठीक है। यहां पर आरबीसी, लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, लिम्फ में प्लेटिलेट्स नहीं होते, लिम्फ में मैक्रो प्रोटीन नहीं होते। कोई डाउट, अरे आया नहीं आया, मतलब भाई आरबीसी यहां निकाल दोगे तभी तो लिम्फ बचेगा, WBC यहां पर होंगे, ठीक है। ब्लड में से प्लेटिलेट्स निकाल दिए तो प्लेटिलेट्स यहां पर नहीं होंगे, ठीक है। ब्लड में से मैक्रो प्रोटीन नहीं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन निकाल दिए, वो यहां नहीं होंगे, मतलब यहां पर एल्बुमिन होंगे, सिंपल सी बात। नहीं आई क्या, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ रहा हूं, लिख लिया इसको, हाँ आगे बढ़ जाऊं, कितने रह गए, हाँ लिख लो फटाफट लिख लो, है ना। अब बात करते हैं हम एराथ्रोसाइट की, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, चलो इससे हो जाएगा, हाँ आज तो ये कल 2 से 2:30 के बीच में ब्लड ग्रुप टेस्टिंग और चलेगा, क्योंकि कल मैं ब्लड ग्रुप खत्म करा दूंगा। ब्लड ग्रुप खत्म होकर के मैं टेस्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी तुम्हारी श्रद्धा हो तो रुकना, ना श्रद्धा हो तो ना रुकना। कोई 5 बच्चे सेलेक्ट रैंडमली कर लेंगे, उनका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे रैंडमली, ठीक है, रैंडमली। और उन रैंडम की शर्त है जिनको अपना ब्लड ग्रुप पता ना हो, जिनका अरे सुनो मेरी बात, सबका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4-5 बच्चों का कर लेंगे, ठीक है, समय के हिसाब से, ठीक है, जिससे कि थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रहे, ओके। क्योंकि उसकी भी किट मैंने मंगा ली है। हर चैप्टर में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज आएगी, चाहे वो कॉस्टली ही क्यों ना हो, मैं मंगा लूंगा। हर चैप्टर के अंदर वो मैं ऑर्डर करता जा रहा हूं, और चीजें आती जा रही हैं, वो मैं कराता जाऊंगा, ठीक है, ओके। पर उसमें मैं इसलिए टाइम 2 के बाद का रख रहा हूं, जिसमें कोई कंपलसरी नहीं है, समझ गए। आप किसी का भी हॉस्टल में खाने की दिक्कत आती है तो आप जा सकते हो, ठीक है। उसको हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे, आप चाहो हम रिकॉर्डेड डलवा देंगे, आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। अब प्रेजेंस तुम्हारी रहेगी तो थोड़ा सा मैं मोटिवेटेड रहूंगा, तुम्हारी एब्सेंस रहेगी, अकेले में कमरे में समझाऊंगा तो मैं डिमोटिवेटेड रहूंगा। पर इतना पता है 4-5 बच्चे तो फिर भी रुक जाएंगे, 5 बच्चे भी रुक जाएंगे तो काम हो गया, समझ गए ना, ठीक है। 2 से 2:30 के बीच में हर जब भी चैप्टर चलेगा, कोई ना कुछ की एक्सपेरिमेंटल चीज वहीं पर ही हो जाएगी, ठीक है। अब एरेथ्रोसाइट की बात करते हैं, एरेथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, ठीक है। नंबर की बात करते हैं तो इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, मिलियंस में, ठीक है। और नंबर भी, ए बेटा क्या प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं समझो, ठीक है। तुम जरा भी डाइवर्ट होते हो तो तुमसे पहले मैं डाइवर्ट हो जाता हूं, मुझे चाहिए आंखों में आंखें एकदम, समझ रहे हो ना, आई कांटेक्ट खतरनाक वाला, बिल्कुल आंखों में आंखें बिल्कुल डाल करके, समझ रहे हो, एनर्जी पूरी पूरी मिलनी चाहिए, समझ रहे हो ना, अरे हाँ या ना, पीछे क्लियर है ना। चलो अब हम बात कर रहे हैं बेटा सेल्स, एरेथ्रोसाइट। तो मेरा नंबर ध्यान रखना, जितना छोटा एनिमल होगा उसका बीएमआर उतना ज्यादा होगा, जिसका बीएमआर जितना ज्यादा होगा उसका आरबीसी नंबर पर एमएमक्यू उतना ज्यादा होगा। छोटा सा एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर आरबीसी की डेंसिटी ज्यादा होती है पर एमएमक्यू, छोटे एम्ब्रियो का बच्चा होता है उसके अंदर उससे कम होती है, और बड़ा होगा उससे कम होगी, एडल्ट के अंदर उससे भी कम होगी, और बूढ़े के अंदर उससे भी कम होगी।
पर MMQ आरबीसी का नंबर कम होता चला जाता है। पर एडल्ट इज ए स्टैंडर्ड, तो नंबर ऑफ आरबीसी एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, एडल्ट की बात करता हूं, कितनी होती है, लगभग 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर MMQ। मतलब एक MMQ, एक छोटा क्यू होता है MM, उसमें आप ब्लड लेके भर दो, उसमें इतनी आरबीसी होनी चाहिए, कितनी, लगभग 5 से लेके 5.5। हाँ, ये आरबीसी नंबर बढ़ सकता है अगर ये एम्ब्रियो हो, ये छोटा सा बेबी हो, तो उसके अंदर आरबीसी नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि उसका बीएमआर ज्यादा होगा। जिसका बीएमआर ज्यादा होगा उसका हार्ट रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, ब्रीथिंग रेट भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। आप जानते हैं वाली बात। इसलिए सारे एनिमल जो बड़े साइज के होते हैं उनका बीएमआर उतना ही कम होता है, इसलिए उनका साइज बड़ा होता है। जिनका साइज छोटा होगा मतलब उनका बीएमआर ज्यादा होगा। चूहे में एक प्रजाति होती है छुछुंदर, जानते हो क्या, छोटा सा मुंह होता है उसका, पतला सा, देखा है ना, हाँ देखा होगा, ठीक है। उसका बीएमआर बहुत ज्यादा होता है, उसका हार्ट रेट सबसे ज्यादा होता है। यहां तक कि कहा जाता है अगर तेजी से तुम साउंड कर दोगे ना जहां वो रह रहा है, तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है बेचारा। समझ में आया? फेल होने का मतलब वहां पर उसका हार्ट बीट रुक जाएगा। हाँ, साउंड से बहुत इफेक्टिव होता है वो, क्योंकि इतनी तेजी से धड़कता है, जरा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं, जिसका जैसे जो इंसान दौड़ भाग कर रहा है, नहीं उसको तुम पैर टांग लड़ा दो गिर जाएगा वो। समझ, जो धीरे धीरे काम करता है, तरीके से सोच समझ कर रहा है, तो वो नहीं करेगा। तो एक्सीडेंट के चांस वहां होते हैं जहां हड़बड़ी ज्यादा होती है। तो जिसका हार्ट बीट बहुत तेज धड़क रहा है ना, तो वहां फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हो वाली बात। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये दो बातें, तीन बातें ध्यान रखनी है। जिसका साइज जितना छोटा उसका हार्ट रेट उतना ज्यादा, उसका बीएमआर उतना ज्यादा, उसका पर MMQ आरबीसी डेंसिटी उतनी ज्यादा, उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग उतना ज्यादा। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? पक्का? कोई डाउट बेटा? ये तू उदास क्यों है, समझ रहा है ना? हाँ, अलग नहीं बैठाया तुझे, तू संग संग में है, ठीक है। कल से ड्रेस पहन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एडल्ट के अंदर 5 से लेके 5.5 मिलियन पर MMQ आरबीसी काउंट होता है, याद रखना है, ठीक है। अगर मैं साइज एंड शेप की बात करता हूं तो आरबीसी का साइज कैसा होगा, बाई कॉन केव, ओवल शेप होता है या राउंड शेप होता है? राउंड होगा, ओवल नहीं होगा। आरबीसी का कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। राउंड के अलावा अगर मैं बात करता हूं बाई कॉन केव होगा, कैसा होगा, बाई कॉन केव, बाई कॉन केव होती है आरबीसी कुछ ऐसे, राउंड होगी पर बाई कॉन केव होगी। समझ रहे हो ना? बाई कॉन केव मतलब समझते हो? बाई मतलब बोथ डायरेक्शन में, बाई का मतलब बोथ डायरेक्शन में, कॉन केव, केव मतलब गुफा, ऐसे याद रखो, जहां पर दोनों साइड से एक हल्की सी कैविटी नजर आए, तो बाई कॉन केव है। ये कुछ ऐसी, तो बाई कॉनकेव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं, ठीक है, बाई कॉनकेव का मतलब दोनों तरीके से, ये इस तरीके से कैविटी बनी हुई है, बाई कॉनकेव है, ठीक है, राउंड है, बाई कॉनकेव है। तो एनसीईआरटी लिखती है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द का मतलब लगभग लगभग सारे के अंदर, पर फिर भी सबके अंदर नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कैमल, लांबा, आपने सुन रखा होगा। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो आरबीसी होते हैं बाई कॉन केव होते हैं, बाई का मतलब बोथ डायरेक्शन में, बाई कॉन केव होते हैं, और विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। अच्छा, विदाउट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं होता,
समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बाइकॉनकेव का फायदा क्या है, क्यों नेचर ने इसको बाइकॉनकेव बनाया, जरा बताओ। ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया। समझ रहे हो? बाइकॉनकेव का सरफेस एरिया नॉर्मल से ज्यादा होता है। क्लियर है बिल्कुल ना? बाइकॉनकेव क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। अच्छा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स गायब हो जाने से क्या फायदा हुआ उसको? भाई यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो ज्यादा था वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि सेल के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करता है? न्यूक्लियस करता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स करते हैं। जब ना न्यूक्लियस है ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स हैं, तो क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिल्स गायब हो गए सारे के सारे, तभी तुम ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। भाई एक ट्रक के अंदर तुम चीजें भेज रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो बुक्कड़ों को निकालना पड़ेगा ट्रक से। और तुम सामान भी भर दो खाने पीने का, बुक्कड़ भी बिठा दो, तो ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना होगा, वो तो खुद ही खा जाएंगे सारा का सारा। तो तुम्हें ट्रक में से उन बुक्कड़ों को निकालना पड़ेगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियस को बाहर करना पड़ेगा, तब वो आरबीसी कैपेबल होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के। समझ गए ना मेरी बात? तो इससे क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस। अच्छा, तो आरबीसी में होगा क्या, आरबीसी में होगा ओनली हीमोग्लोबिन, ओनली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितना हीमोग्लोबिन होगा, मिलियंस मॉलिक्यूल होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं किसके, हीमोग्लोबिन के। हाँ या ना? अच्छा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के मिलियंस मॉलिक्यूल हैं, तो आरबीसी के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होता है? मेटाबॉलिज्म नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे लगेगा भाई आरबीसी एक डब्बा है जिसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, तो मेटाबॉलिज्म क्यों करेगी? पर है तो सेल, जिंदगी जीने के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो उसको मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है, आप पता है आपको, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक होता है। तो आरबीसी में एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा? एनारोबिक भाई होगा जरूर। आरबीसी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जरूर, ठीक है। तो आरबीसी में कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और एरोबिक कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मेटाबॉलिज्म शो करेगा, मेटाबॉलिज्म में भी कौन सा, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म यहां पर प्रेजेंट होगा। कैटा मतलब टूटना। क्यों टूटना, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस तो प्रेजेंट होगी ना इसके अंदर। हाँ या ना? पर क्रैब साइकिल होगी इसके अंदर क्या, ना, क्योंकि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होगा नहीं। हाँ ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, मतलब क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल से रिलेटेड एंजाइम इसके पास होंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर होगा ही नहीं, ओनली ग्लाइकोलिसिस से थोड़ी सी एनर्जी बना लेगी ये, जितना इसको जरूरत होती है। कोई डाउट? चलो, तो ये बेसिक बात समझ में आ गई। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो पीछे बेटा। हाँ बेटा। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, एनसीईआरटी की लाइन, मतलब कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आरबीसी, ठीक है, बाई कॉनकेव ना होकर के ओवल शेप होते हैं, अंडाकार। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो हाँ, न्यूक्लियस की बात करोगे किसी में नहीं होता है। कहीं कहीं, जैसे कहीं कहीं केस, इसलिए उसको एनसीईआरटी बड़ी चालाक है, उसने ये चीज छेड़ी ही नहीं है बात, क्योंकि जहां एनसीईआरटी बात छेड़ देगी तो फंस जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि पुराने टीचर्स लिखाते थे, क्या लिखाते थे, कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या जहां भी वो कैमल और लामा लिखा देते थे। पर आज की डेट में बहुत सारी थ्योरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसलिए कोई कोई भी स्टैंडर्ड टीचर, स्टैंडर्ड बुक इसको छेड़ेगी नहीं, क्योंकि टोटोरा और जो किताबें हैं, कुछ टोटोरा बोल गया, वो क्या नाम है, इकोलॉजी किताब आती है वो, ओडम, ठीक है। तो ओडम में कहीं ना कहीं चीजें कुछ इस तरीके से लिख दी गई हैं जहां पर संभावनाएं जताई गई हैं। ओवल शेप का एक्सप्लेनेशन है। ओवल शेप इसलिए क्योंकि ओवल शेप एडेप्टेशन को दर्शाता है, एडेप्टेशन समझते हो, अनुकूलन को दर्शाता है, अनुकूलन समझते हो। जैसे लांबा अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है ना, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर, जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, लद्दाख जैसे। और कैमल डेजर्ट में रहता है, जहां तुम मतलब ऑलरेडी, मतलब ऑक्सीजन का लेवल वैसे भी कम है। तो इन्होंने अपने को उस वातावरण के अनुकूलित किया, अडेप्ट किया, और इन्होंने उस अडेप्टेशन के दौरान
एक ये भी एडेप्टेशन किया कि अपने आरबीसी के शेप को बाय कॉनकेव की जगह ओवल शेप कर लिया, क्योंकि ओवल का भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है और बाय कॉनकेव का भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मान लो ये दबा हुआ है ना, इसको खोल दो, ऊपर कर दो, ओवल शेप हो गया। जो अंदर जा रहा है इसको खोल के ऊपर खींच लो, नहीं आई क्या? हाँ, इससे सरफेस एरिया इसका भी ज्यादा होगा और राउंड से ओवल का भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा। पर सरफेस एरिया के संग संग एक फायदा और है, क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी सिक्के जैसे होते हैं तो वो ब्लड में तेजी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, पर ओवल शेप आरबीसी, ठीक है, कंपेरेटिव इनके ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट हो पाता है उनका। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वो तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, ठीक है, इनका एक मैकेनिज्म होता है कि जब आरबीसी जैसे कुछ, जैसे मानो नॉर्मल देसी भाषा में समझा रहा हूं, समझ में आ जाए। एक नॉर्मल ट्रेन है, आगे से चपटी होती है। एक ऐसी ट्रेन है जो आगे से एकदम पेनी होती है, जैसे ब्लड ट्रेन। ठीक है, तो उसको पेनसली बनाया था फास्ट स्पीड हो पाए, उसकी प्रेशर, एयर प्रेशर उसको रोक ना पाए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? फिजिक्स का रूल लागू होता है, कोई फ्लैट चीज होगी, जितनी भी गाड़ियां, रेसिंग गाड़ियां होती हैं, फ्लैट मतलब एकदम फ्लैटेंड होती हैं, जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ पाए। तो वही कुछ कंसेप्ट यहां पर भी दे रखा है, ठीक है, हायर बुक्स के अंदर, कि इट इज अडेप्टेशन। उन्होंने अपने को अनुकूलित किया उस एटमोस्फियर के, इसलिए। ठीक है, एक्सेप्शनल केस आते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ये कंडीशन मिलती है, पर कहीं कहीं अपवाद देखने को मिलते हैं। अपवादों पर नहीं जाएंगे, क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? हाँ, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं, यानी शरीर के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं, कहीं कोई चीज टूट रही है, कहीं कोई चीज बन रही है, जैसे ग्लाइकोलिसिस के अंदर टूट रहा है ग्लूकोज, प्रोटीन सिंथेसिस में बन रहा है प्रोटीन, तो दो ही तो चीज चल रही है, बन रही है या टूट रही है, बन रही है या टूट रही है। इनको कॉमनली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर टूट रही है तो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, जुड़ रही है तो बोलते हैं एनाबॉलिज्म, कॉमनली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और उनके चलने की एक दर है, एक रेट है, जो मैं बायोमोलिक्यूल में कराने वाला हूं। ठीक है, ट्रांजिट, ट्रांजिट स्टेट क्या होती है, कैसे मेंटेन रहती है, इनका जो रेट है वो कांस्टेंट कैसे रहता है, कांस्टेंट क्यों जरूरी है, वो पूरा बायोमोलिक्यूल में इसका एक पूरा एक दे रखा है, वो समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, समझ रहे? इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो दुबला पतला होता है, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो एकदम तंदुरुस्त होता है, कम खाता है फिर भी तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ, सेली तो है भाई, सांस ले रही है, एनर्जी चाहिए। एब्सेंट कब होता है? जब मेच्योर हो जाती है। इमेच्योर तो मैं न्यूक्लियस भी है, माइटो सब कुछ है उसके पास। हाँ, सेल ही है, बोल नहीं सकते, सेल ही है, वो सेल है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन उसका न्यूक्लियस एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं लाइसोसोम्स की हेल्प से, और अंदर भर जाता है हीमोग्लोबिन। अब भी ये सेल है क्योंकि इसके अंदर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल में तो होता है। एनर्जी की जरूरत है इसको जिंदा रहने के लिए, इसकी लाइफ स्पेन है 120 दिन, 120 दिन बाद मरेगी ये। क्लियर है बिल्कुल? तभी तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ रहा हूं। देखो, मैच्योर आरबीसी का मतलब ही है, क्यों नई डेफिनेशन, कौन है ये, क्यों तो उसमें नई कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना? सिंपल से मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के अंदर सिंपल सी बात है, कोई चीज नहीं होती। यार चलो यहां आओ, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। देखो, रेस्पिरेशन में भी देखो, हर देखो, तुम्हें शायद तुम्हें पता नहीं है चीजों के बारे में। मैं एक सही बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। अभी 4 या 5 साल पहले तीन बायोकेमिस्ट को, 5 से ज्यादा हो गए, ठीक है, 6 हो गए होंगे, तीन बायोकेमिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज, उन्होंने कुछ खोजा नहीं है, पहले से किसी ने कुछ खोजा था, उसको उन्होंने बहुत सिंपल वे में, इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन किया कि सड़क पे कोई रिक्शा चला रहा है ना उसको भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है। समझ में आया? आया नहीं आया? पर इंडिया में उल्टा है। अगर इंडिया में कोई चीज सरल कर देगा ना, इसमें क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया तो बेकार है वो तो, मतलब एक आम आदमी को समझ में आ गया बेकार है फिर तो ये। जब समझ में नहीं आता तो, अरे यार समझ में नहीं आया, इसमें कुछ तो है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, नाइपर जानते हो? नाइपर चंडीगढ़ में एक ड्रग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाइपर इंडिया में फेमस है वो। ठीक है,
तो उसके अंदर जैसे मेरी भी स्कूलिंग स्कूलिंग का मतलब होता है कि पूरी दुनिया से कुछ लोगों को अपने टॉपिक, सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, पूरी प्रोसेस होती है। तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया भाई उसके अंदर, ठीक है। उसमें जितनी भी फार्मा कंपनी डायरेक्टर्स आते हैं और दुनिया से और भी लोग साइंटिस्ट इसी फील्ड के आते हैं। तो बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक नैनो कॉन्जुगेट बनाया, उस नैनो कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंट करने गया था मैं, नहीं रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो एक पेपर प्रेजेंट किया था मैंने, बहुत मेहनत की थी उसके अंदर, दो दिन प्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो सबके समझ में आ गया, समझ में। तो लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा नहीं दिखाई, समझ में आ गया ना, समझ रहे ना, समझ में आ गया, बस इट्स ओके। फिर लास्ट डे मेरा एक प्रेजेंटेशन था, ठीक है, वो मेरा काम अभी अधूरा था, मैं भी ढंग से उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, पर प्रेजेंट करना था मुझे। मैंने दम लगा के समझाने की कोशिश की, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, समझाने की कोशिश की। जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मेरे पीछे भीड़ दौड़ रही है, और सर वो क्या था सर, वो बहुत अच्छी चीज है सर, वो से ओ भाई, मैंने कहा यार जी ये तो पागल हुए जा रहे हैं, ये तो सारे के सारे, कि वो चीज बताओ वो क्या था, वो चीज ऐसे ऐसे नहीं, क्या ये तो बहुत कुछ हो सकता है जी, समझ में, हमारे समझ में नहीं आ रही, मतलब कुछ खतरनाक चीज है ये। फिर मैं क्या बताऊं, मुझे ही समझ में नहीं आ रही, अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पर, अभी काम ही नहीं पूरा हुआ, और दो पेपर प्रेजेंट करने थे, एक मैंने वो वाला किया जो कर चुका था, एक वो किया जो अभी मेरे अंडर प्रोसेस था। ये इंडियंस हैं, समझ में आया। एक्चुअल में अदर कंट्री के अंदर चीजों को सिंपल करने पर प्राइज मिलता है, यहां कॉम्प्लेक्स करने पर प्राइज मिलता है। सिंपल करो भाई, सिंपल क्यों जटिल कर रहे हो उसको, समझ में आया। आइए नहीं, हर चीज को सिंपलाइज करो, ये तभी तो, अगर तुम्हें मतलब समझो यार बाहर, तभी तो जो चीज समझ जाते हैं तो उनको बाहर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाता है, समझ में आया। आ जाओ यहां पर, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं मैं, हर चीज को कोशिश करता हूं सिंपलाइज, सिंपलाइज इतना सिंपल करो कि गधे की भी समझ में आ जाए। आया, ठीक है। याद आओ, अब हीमोग्लोबिन की बात करता हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने हीमोग्लोबिन बताया था, अमाउंट 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, याद आया। नहीं, रेस्पिरेटरी में 15 लिखा था मैंने, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां एनसीईआरटी लिख रही है 12 से 16 ग्राम, कितना लिखा, 12 से 16 लिखा है ना, हाँ। तो 12 से 16, उसके बीच में 15 आता है ना, तो एनसीईआरटी की दोनों लाइनें सही हैं, 15 भी सही है और 12 से 16 भी सही है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कितना होता है इसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखना, 12 से 16, 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा, पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये ध्यान रखना है, मिली दो चीजों की, एक हीम होगा और एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी। कितने हीमो होते हैं इसके अंदर, 4, और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पॉली पेप्टाइड, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जो हीम होता है लगभग लगभग 4 से 5% टोटल हीमोग्लोबिन का यही होता है। हाँ, इसकी बात करते हैं तो आप बोल सकते हो 95 से लेकर के 96% अकेली प्रोटीन्स होती है, इसमें कोई डाउट है किसी को। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो हीम में दो चीजें होती हैं, 4 तो रिंग्स होती हैं, कितनी होती है, 4 रिंग्स होती हैं, जिनको बोलते हैं, और 4 ही इसके पास हीम होते हैं। हीम का मतलब आयरन, सॉरी हीम बोल गया, आयरन होते हैं, वो भी एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। रिक मतलब रिच, रिच मतलब ज्यादा, और Fe3 पॉजिटिव कर दूंगा तो फेरिक हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव कर दूंगा तो फेरस हो जाएगा। तो आयरन फेरस Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये मिलकर के लगभग 4 से 5% बनाते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो ध्यान रखना, दो तो होती है इसके पास अल्फा चेन, और दो होती है इसके पास बीटा चेन। दो अल्फा चेन और बीटा चेन, ये अभी काम नहीं आएगा, अभी आप जेनेटिक्स पढ़ोगे उसमें काम आएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो वहां अल्फा चेन बीटा चेन डिसऑर्डर में आएंगे, सीकल सेल एनीमिया सबके अंदर आएंगे। तो ये चीजें कुछ यहां नहीं होती है, कुछ आगे होंगी, पर मैं एक साथ करा रहा हूं जिससे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141 अमाइनो एसिड।
अच्छा, बीटा चेन में कितने होते हैं? 146 अमाइनो एसिड। और कोई भी चेन होती है, कोई भी चेन होती है, उसके दो छोर होते हैं पीछे बेटा। हर चेन के दो छोर होते हैं, एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस। जानते हो ना ये वाली बात? क्योंकि कॉमन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक कार्बन होता है, कार्बन में एक तरफ कह सकते हो हाइड्रोजन होता है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होता है, एक तरफ COOH होगा, तो एक तरफ NH2 फ्री होगा। जब इनको जोड़ते जाओगे तो समझो यहां का मानो उसको ये जुड़ा यहां पर, तो NH2 से जुड़ेगा, या जुड़ेगा तो यहां से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, तो एक तरफ क्या फ्री रह जाएगा इसके अंदर? COH। एक तरफ क्या फ्री रह जाएगा? N, तो इसको तो बोलेंगे N टर्मिनस। N टर्मिनस, ये मैं अभी बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा, इसको क्या बोलेंगे? C टर्मिनस। आप समझ रहे हो? सी टर्मिनस, ये बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा। हर पॉलीपेप्टाइड के दो टर्मिनस होते हैं, दो छोर होते हैं, एक एन छोर और एक सी छोर। याद आया? रन छोर कहां था? 3 इडियट में। यस, रन छोर, ठीक है, अच्छी थी मूवी, ठीक है। हाँ, याद आया रन छोड़? 3 इडियट मूवी अच्छी है यार, वो देखने लायक है। कुछ मूवी मोटिवेटिंग होती हैं, ठीक है, देखनी चाहिए, ठीक है, कुछ सिखाती भी हैं, जैसे द कोर देख लेनी चाहिए, समझ रहे हो? पर पढ़ाई के साथ, खाली मूवी नहीं देखनी चाहिए। इधर आ जाओ, कौन था ये? अजीब ही है। समझ में आया नहीं आया? अब मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो समझना, यहां पर 4 चेन है। कितनी चेन है? 2 अल्फा है तो 2 बीटा है। बीटा का लेंथ कंपैरेटिव अल्फा थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्यादा है। चारों चेन के कौन से टर्मिनस आपस में जुड़े होंगे जरा बताओ? COOH, इनके सबके COOH आपस में कनेक्टेड होंगे। 2 अल्फा होंगे तो 2 बीटा। आई बेटा? अरे आई या नहीं आई? और अगर हम बात करते हैं चेन की, तो इनके कौन से छोर फ्री होंगे? NH2, NH2, NH2 और NH2। कोई डाउट? अब हम बात करते हैं बेटा, इनसे जुड़ा होता है हीम। तो हीम में क्या क्या होगा? 4 रिंग होंगी। कैसी रिंग होंगी? पेंटागोनल रिंग, पोरफिरिन रिंग। और इनसे जुड़ा होगा Fe2 पॉजिटिव। और इस येलो वाले पार्ट को अगर मैं बोलूं तो उसको क्या बोलते हैं? हीम। तो हीम में पेंटागोनल रिंग होते हैं, ठीक है, पोरफिरिन रिंग, ऐसे चारों सब जगह होंगे। एक बना दिया, सेम ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर भी होगा। 5 बनाऊं क्या? 4 बनाऊं क्या? समझ तो गए ना? चलो बना देते हैं भाई, तुम में से एक आध तो आएगा ही। सर 2 ही होते हैं बस, आपने 2 ही बनाए थे ना इसलिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर CO2 कहां बाइंड करेगी आगे, जरा बताओ? CO2 हमेशा प्रोटीन से बाइंड करती है, नहीं NH2 से बाइंड करती है? ऑक्सीजन हमेशा आयरन से बाइंड करती है, यानी हीम से बाइंड करती है। दोनों की बाइंडिंग साइड अलग अलग होती हैं, ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड अलग है और CO2 की बाइंडिंग साइड अलग है। पर एक बार में कोई एक ही बाइंड करेगा, दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकते। आई या नहीं आई? क्योंकि एक की बाइंडिंग होगी तो दूसरे की बाइंडिंग साइड चेंज हो जाएगी, दूसरे की बाइंडिंग होगी तो पहले की बाइंडिंग साइड चेंज हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल से एक ही चीज बाइंड करेगी, पर एक आरबीसी में मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए एक आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 दोनों बैठ सकते हैं, पर अलग अलग हीमोग्लोबिन के ऊपर। आई या नहीं आई? तुम समझ रहे हो ना पीछे? पक्का? चलो ठीक है। तो एन टर्मिनस, सी टर्मिनस, अल्फा चेन, बीटा चेन, पोरफिरिन रिंग, आयरन, ये वाली बात क्लियर है। हीम किससे मिलकर बनता है? और 4 पॉलीपेप्टाइड कौन सी है? इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, अब बात करते हैं कि आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन बनता, सॉरी, हीमोग्लोबिन या आरबीसी बनती कहां है, यानी हीमोपोइसिस कहां होती है या इरेथ्रोपोइसिस कहां होती है? पोइसिस मतलब बनना, हीमो लगा देंगे तो ब्लड की बात चल रही है, इरेथ्रो लगा देंगे तो आरबीसी की बात चल रही है। इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना, हीमोपोइसिस मतलब ब्लड का बनना। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको लिख लिया क्या? एनसीईआरटी मेरे साथ साथ करते जाओगे, आज जितना मैं एनसीईआरटी का पैरा करा देता हूं उतना कर लोगे, ठीक है। कल फिर पुराना वाला पैरा पढ़ के आओगे, एक नया पैरा पढ़ोगे। थ्योरी में यही याद करा दूंगा, बस आपका 5 से 10 मिनट का काम है एनसीईआरटी रीड करके आना।
जब चैप्टर खत्म होगा तब तक एनसीईआरटी 10 बार रीड हो जानी चाहिए, कम से कम 10 बार, और एकदम हलवा हो जाएगी, एकदम हलवा। तो 10 बार चीज पढ़ लोगे तो कैसे छूट जाएगी? फिर भी कोई लाइन तुम्हारी लगती है नहीं समझ में आ रही, आप तुरंत डाउट पर आकर के क्लियर करोगे। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन जो तुम्हें लग रही है ना सर ये लाइन छूट गई, तो समझ में नहीं आ रही, क्लियर करोगे। क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें जितने देते जा रहे हैं साथ साथ वो करोगे। साथ में अभी जो इस चैप्टर के 250 क्वेश्चन मैं अपने दे रहा हूं, ठीक है, प्रिंट होके, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी, अगर प्रिंट कॉपी चाहिए तो हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाए, ठीक है। फिर अगला चैप्टर खत्म होगा, फिर वो रूटीन बन जाएगा, ठीक है, उसकी फिर कॉपी मिलती रहेगी, वो मेरे वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर तो मैं ये वाली जो डीपीपीएस की जगह वो मैं अपनी वाली डीपीपी दूंगा, ठीक है, जिसमें नॉर्मल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसके अंदर असर्शन रीजन प्रॉपर होंगे, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं और मैचिंग वाले होंगे, और उस तरीके से मैचिंग वाले होते हैं ना जो इस बार बहुत सारे आए थे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो प्रॉपर तरीके से वो एक पूरा 200-250 क्वेश्चन का बंडल होगा, वो आपको मिल जाएगा। वो आपको लगाना होगा जब मेरी एब्सेंस होगी, पैरेलल पर डे 2-2 3-3 4-4 पेज। हाँ, ब्रीदिंग का तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जहां तक है वो प्रिंट देखो आज या कल करा के दे दें तुम्हें, पहले दिलवाने पर उसका टेस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, उससे टेस्ट का क्या मतलब है। वेदांत तक उसके तत्वा के तो लगा लिए होंगे ना सारे, लगा लिए। हाँ, तो अब उसके तुम्हें मिल जाएंगे, तुम लगा लेना, ठीक है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम जूलॉजी पूरा उड़ा के आओगे, पर 1-2 क्वेश्चन मैंने टिपिकल डाले हैं जो हर टेस्ट में मिलेंगे, जो तुम छोड़ के आओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन छोड़ने की भी आदत डलवानी है तुम्हारी, ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि वो हैबिट में रहनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं जो छोड़े जाते हैं, ठीक है। यहां तक बेटा? हाँ बेटा, हाँ बेटा बोल, अरे बोल। जहां पर CO2 बाइंड करता है, परमानेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। यहां तक कोई डाउट है? पर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरल बाइंडिंग साइड नहीं है, नेचुरल के लिए 2 ही आते हैं, ऑक्सीजन और CO2, इसलिए दोनों ही पढ़ाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड या बहुत सारी मिथहेमोग्लोबिन वाला केस हुआ, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जो कंडीशन बेस्ड लिखाए जाते हैं एमबीबीएस में। मैं भी लिखाता था 3 साल पहले, नोट्सों में मिलेंगे, पर जैसे से एनटी चेंज करता रहा है उन चीजों को हम हटाते जा रहे हैं। यहां हो गया ना कंप्लीट? अच्छा ये बताओ, अगर मैं एरेथ्रोपोइसिस की बात करता हूं तो एरेथ्रोपोइसिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस मंथ में स्टार्ट होती है? एरेथ्रोपोइसिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस मंथ में स्टार्ट होती है? मंथ। भ्रूणी अवस्था में जब भ्रूण बन रहा होता है तो पहले महीने का होता है, दूसरे महीने का, किस मंथ ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है? हार्ट बनने से पहले या हार्ट बनने के बाद? बाद ही तो होगी। यस सर ना? हाँ हाँ यस। वो गधो, हार्ट बनने के बाद क्यों होगी? पहले बनेगी। हार्ट तो सिर्फ उसको पंप करने का काम करता है, हाँ है ना? हाँ सर। बताओ हाँ है ना? कितने लोग हाँ है? हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठाएंगे, फंस जाएंगे भाई। सही बोल रहा हूं, ठीक है। पहले ब्लड बनता है, फिर ब्लड को पंप करने वाली मशीन बनती है जो ब्लड को पंप करना चालू कर देती है, ठीक है। क्योंकि ब्लड किसी ऑर्गन में नहीं बनता, एम्ब्रियो में सबसे पहले योग सैक बनता है, छोटा सा पैकेट। उस पैकेट के अंदर स्टेम सेल पड़े होते हैं, वो स्टेम सेल इनिशियल फेज में आरबीसी का फॉर्मेशन चालू कर देते हैं, जब तक कि कुछ ऑर्गन नहीं बन रहे। जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, लिवर में भी चले जाते हैं, कुछ कुछ स्प्लीन में चले जाते हैं, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं, वहां जाकर के एरेथ्रोपोसिस चालू कर देते हैं। तब तक जब तक कि उनका परमानेंट घर नहीं बन रहा, रेड बोन मैरो, जब रेड बोन मैरो बनता है तो वहां से भी निकल जाते हैं, निकल के फिर रेड बोन मैरो में चले के परमानेंट सेट हो जाते हैं, फिर वहां जाकर के एरेथ्रोपोसिस करते हैं। यानी एज के अलग अलग पड़ाव में वो अलग अलग जगह एरेथ्रोपोइसिस करते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? ठीक है। हाँ, तो एरेथ्रोपोइसिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एम्ब्रियो के केस में अलग होगा। इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो और इन एडल्ट, इन एम्ब्रियो एंड इन एडल्ट। अगर मैं एम्ब्रियो की बात करता हूं बेटा, तो एम्ब्रियो के केस में भ्रूणी अवस्था के अंदर, ठीक है,
स्टार्टिंग में कहां होगी, योक सैक, योक सैक। और कब तक होगी, जब तक कि ऑर्गन नहीं बन रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियो और बड़ा होगा, तब जाकर के स्टार्ट कहां पर करेंगे, लिवर के अंदर। ठीक है, और कुछ स्टेम सेल स्प्लीन में भी चले जाते हैं। ठीक है, वो और ऑर्गन में भी माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब कई जगह कर सकते हैं, क्योंकि करने वाले स्टेम सेल ही होते हैं। पर इनका परमानेंट घर जो होता है वो होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। समझ रहे हो ना। अच्छा, रेड बोन मैरो की बात करते हैं। रेड बोन मैरो कहां होता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर। कौन सी बोन के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर। लॉन्ग बोन के हेड के अंदर ऐसे टर्बिनेट होते हैं छोटे छोटे ट्रेबिकुले, ट्रेबिकुले, ये बोन्स में आता है। इनके बीच में ही स्पेस होता है, कैविटी होती है, इस स्पेस और कैविटी में ही भरा होता है रेड बोन मैरो। स्पेस और कैविटी में ही भरा होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो भरा हुआ है इसके अंदर। समझ रहे हो ना। अरे हाँ या ना। अच्छा अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसी के बीच में भरे होते हैं स्टेम सेल्स। कौन से सेल, जादू की कोशिकाएं, कुछ भी बना सकते हो उनसे। समझ रहे हो। पर ये टोटी पोटेंट नहीं होते। टोटी पोटेंट पूरे एम्ब्रियो को बना सकते हैं, पर ये ब्लड में मिलने वाले सारे सेल्स को बना सकते हैं, पर पूरे एम्ब्रियो को नहीं बना सकते। थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता है एक तो सुने टोटी पोटेंट, सुने टोटी पोटेंट स्टेम सेल। किसी भी ये चीज के टोटी पोटेंट लगा हुआ है, यानी 100% चेंज हो जाएगा पूरे एम्ब्रियो के अंदर। पर ये टोटी पोटेंट नहीं होते। समझ रहे हो ना, ये नहीं होते। समझ रहे हो। तो ये क्या है बेटा, रेड बोन मैरो है। रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला जो दिख रहा है, अरे जो रेड वाला दिख रहा है वो रेड बोन मैरो है। और जो पिंक कलर के सेल्स दिखा रखे हैं ये स्टेम सेल्स हैं। और यही स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर। जैसे इन्हीं सेल्स से बन जाएंगे, इन्हीं स्टेम सेल से बन जाएंगे ल्यूकोब्लास्ट। जैसे मेगा मेगा कैरियोब्लास्ट, जैसे इरेथ्रोब्लास्ट। समझ रहे हो, हाँ ब्लास्ट। और किसी भी सेल के आगे अगर ब्लास्ट लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, ब्लास्ट नहीं आया क्या, तो समझ लो इमेच्योर सेल है। उसके पास डिवीजन की बेहतरीन कैपेबिलिटी है, कमी नहीं है, डिवीजन की क्षमता बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रही ना बेटा। डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है उनके पास, जिनके जिनके आगे ब्लास्ट लगा हुआ है। और वो ब्लास्ट वाले सेल आगे जाके सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आगे सेल लगा दोगे यानी वो मेच्योर हो गए, बहुत तेजी से डिवीजन नहीं करेंगे, वो अपना टारगेट अपना गोल अचीव करके अलविदा कहके निकल लेंगे। नहीं आया क्या। हाँ, तो ल्यूकोब्लास्ट को भी सेल ब्लास्ट लगा हुआ है तो समझ जाना। ठीक है, जैसे मैंने आपको याद हो बोन में भी जो पहले पढ़े हो मुझसे, बोन में मैंने कराया था, जैसे हाँ बोन जब पढ़ाया था आपको, तो मैंने पढ़ाया था आपको बोन के केस में हम यूज करते हैं कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है मतलब इमैच्योर, तेजी से डिवीजन करेगी। कब तक, जब तक वो साइट में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, चलो ब्लास्ट। ल्यूको मतलब व्हाइट, तो ये क्या बनाएंगे, WBC यानी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट, मेगा बड़ा, कैरियो न्यूक्लियस, ब्लास्ट ऐसे सेल जिनके पास बड़ा न्यूक्लियस होता है और तेजी से डिवीजन करते हैं, वो मेगा कैरियो ब्लास्ट हैं। इनसे बनते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा बड़ा, कैरियो, कैरियो न्यूक्लियस, कैरियो न्यूक्लियस, जहां भी कैरी होगा न्यूक्लियस, साइट सेल। इन्हीं से बनते हैं कौन, प्लेटिलेट्स। कोई डाउट। इनसे बनते हैं WBC और इससे बनते हैं इरेथ्रो
इरेथ्रो इरेथ्रोसाइट, मतलब आर बी सी। कोई डाउट? अब बताओ, कोई डाउट है? क्लियर है ना? बिल्कुल समझ रहे हो ना? हाँ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, स्टेम सेल से ही सब बन रहे हैं। अब बात करेंगे, भी बन गए, जीवन जी लिया इन्होंने, जीवन जी लिया, अंतिम समय आएगा 120 दिनों के बाद। पर 120 दिन वही जी पाएंगे, उसी बॉडी में रह पाएंगे जो बॉडी समोसा नहीं खाती होगी। जो बॉडी समोसा खाती है उस बॉडी के अंदर ये 70-80 दिन में ही बाय बाय कह के निकल लेते हैं। क्योंकि जो बॉडी समोसा खाती है उस बॉडी का लिवर भी प्रॉपर काम नहीं करता, और लिवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो विटामिन ए का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि विटामिन ए लिवर में ही बनती है। आप खाते हो बीटा कैरोटीन, हमारा लिवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। आपने स्मार्टनेस दिखाई, सर हम नहीं खाएंगे बीटा कैरोटीन, हम तो विटामिन ए ही खाएंगे डायरेक्ट, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, लिवर उसको अपनी जगह नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये डिसीजन भी लिवर ही लेता है। समझ रहे हो? और लिवर हेल्दी तभी रहेगा जब आप समोसा छोड़ोगे। समोसा मतलब पॉइजन, पॉइजन फ्री में भी दे तो नहीं खाओगे। खाओगे? खाओगे? रिश्वत किनसे? मैं किसी से, मैं तो देखो एक ही बात बोलता हूं, ठीक है, तली हुई चीज, क्योंकि समोसा तो बन, या तो तुम घर का समोसा खाओ, मैं आपके फेवर में हूं, देसी घी का समोसा खाओ, मैं फेवर में हूं, पर जितना भी मैंने बताया ना, मोवी ऑयल, जला हुआ मोवी ऑयल, उसको प्रोसेस करके जो तेल बनाया जाता है वो हलवाइयों को ही सप्लाई होता है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। उसी की वजह से कैंसर और ये इतनी चीजें फैल रही हैं। इंडिया इज अ हॉट स्पॉट, ऐसा वैसा नहीं है, हॉट स्पॉट है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया कह रही है इंडिया में हो क्या रहा है भाई, कैंसर तो एक बुखार की तरह फैल रहा है यहाँ पर। बस कारण वही है कि जो आप खा रहे हो ना, क्योंकि जितनी भी मिलावट इंडिया में है ना उतनी कहीं नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। चलो कोई नहीं, यहाँ आ जाओ, पॉलिटिक्स समझ में आया यहां तक? कोई डाउट? आगे बढ़ रहा हूं। 120 दिन इसकी लाइफ है, फिर 120 दिन बाद स्प्लीन के अंदर जल्लाद बैठे हुए हैं, मैक्रोफेज, जल्लाद बैठे हुए हैं मैक्रोफेज। ठीक है बेटा, फोकस किया करो। जो टीचर एक ही होता है, पर क्लास में से टॉपर कुछ ही होते हैं। वो टॉपर वही होते हैं जो क्लास के अंदर एकदम 100% अपना 100% देते हैं। टीचर तो एक ही चीज पढ़ा रहे हैं ना भाई। अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य के क्या शिष्य और नहीं थे क्या? वो क्या नाम है, दुर्योधन, उनके भाई सारे के सारे, या अर्जुन के भी अलग जो भाई थे, पर सर्वश्रेष्ठ धनुधर कौन थे? क्यों थे भाई? गुरुजी सबको एक जैसा कोई, क्योंकि नकुल और सहदेव ने गुरुजी पर इल्जाम लगाया था कि आप अर्जुन को कुछ अलग पढ़ाते हो, कुछ अलग सिखाते हो, चुपचाप से एकांत में जाके, तभी वो भाई मेरे सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं, आप वो हमें नहीं बताते। तब उन्होंने कहा ना, तो उन्होंने कुबला कुछ भी नहीं। एक दिन एक माया रची, माया जानते हो ना? हाँ, एक माया रची, ठीक है, उस माया में एक नदी बनाई और नदी में घड़ियाल बनाया, मगरमच्छ। ठीक है, नदी में नहाने गए, सबको गुरु सब बच्चों के गए, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तुम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो सब के सब बैठे थे, नदी में नहाने गए, और नदी में एक माया से, यानी समझ रहे हो, आर्टिफिशियल यानी टेक्नोलॉजी से कहा जाए तो कंप्यूटर से, समझ रहे हो, जो आजकल नहीं बना देते हैं, इंसान बन गया है तो रोबोट अलग है, एक काल्पनिक इमेज बनती है आजकल, वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में आने वाला है। फ्यूचर के अंदर मैं दिल्ली में बैठा हूंगा, मेरी काल्पनिक इमेज आएगी और तुम्हें पढ़ा रही होगी, तुम पहचान ही नहीं कर पाओगे कि एमडी सर यहाँ है दिल्ली में। समझ में आया? तुम टच करोगे उसको तो गायब हो जाऊंगा, मतलब हाथ चला जाएगा। अब फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो ऐसी माया रची उन्होंने, और उस माया से मगरमच्छ आया और उनको खा रहा है, वो चीख रहे हैं बचाओ बचाओ। तो नकुल आए, सोच रहे हैं यार मैं कूदू पानी में, नहीं कूदू मैं ना मर जाऊंगा, ठीक है। सब आए, ठीक है, सोच रहे हैं, अर्जुन नहीं आए, अर्जुन आया और सीधे कूद गया करके, नहीं आया क्या? तब फिर गुरुदेव ने सबको समझाया कि बेटा ये है, ठीक है, ये 100% फॉलो करता है, समझ रहे हो, जितना मैं पढ़ाता हूं उसको डेडिकेट होकर सुनता है, समझ रहे हो ना, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। आई या नहीं आई? तो तुम कितने अच्छे फॉलोअर हो, कितने अच्छे डेडिकेट से अपने काम करते हो, वो डिसाइड करता है आपके लक्ष्य को कितनी जल्दी, कितनी कम समय के अंदर आप वहां पर पहुंच जाओगे। समझ रहे हो यार? तुम समझो मेरी बात, समझ गया?
अब कैप मत उसकी निकाली हो, ध्यान यहाँ चल रहा है तो कैप उतार के उसको पहना रहा है, उसको पहना रहा है, इधर आ जा। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र का, तो ये ग्रेवयार्ड भी है और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी है। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्प्लीन की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड भी हो, ब्लड बैंक भी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डब्ल्यूबीसी के नंबर की बात की जाए तो ब्लड में इनका नंबर कम होता है, पर लिम्फेटिक सिस्टम में भर भर के होते हैं। नहीं आया क्या? लिम्फेटिक सिस्टम इनका घर होता है जहां ये रहते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो डब्ल्यूबीसी कहां होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, ब्लड में कम होते हैं, 6000 से 8000 के आसपास होते हैं ब्लड के अंदर। तो डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना होगा? डब्ल्यूबीसी इन ब्लड, ब्लड की बात चल रही है, कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली जाना 6000 से 8000 पर एम क्यू। जबकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं उसकी आरबीसी की, तो आरबीसी कितने थे? 5 से लेके 5.5 मिलियन पर एम क्यू। ये क्या है? 1000 पर एम क्यू। नंबर कितना कम है इनसे, तुम समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा कम है, पर एम क्यू बहुत कम है नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर मैं बात करूं बेटा, बस 2 टर्म लिखाऊंगा जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, और एक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जब मैं आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाऊंगा तो ल्यूकेमिया आएगा। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस ब्लड से रिलेटेड है, ल्यूकेमिया वहां से रिलेटेड है, तो यहां कंपाइल कर पाओगे आप। ठीक है, तो ल्यूकेमिया मतलब कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, ये इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब भाई दोनों केसों में, नॉर्मल केस में ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, 1000 में होते हैं। समझ में आ गया? पर अगर ये नंबर बढ़ जाए, तुम कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर कहता है ना टीएलसी डीएलसी चेक करा के आओ अपना। कभी कराया आपने? टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल का मतलब है पूरी बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है या कम है। डिफरेंशियल का मतलब है कौन से डब्ल्यूबीसी बढ़े हैं, इओसिनोफिल्स बढ़े हैं, बेसोफिल्स बढ़े हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं, कौन से डब्ल्यूबीसी बढ़े हैं, आप समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी किस टाइप के डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा है, वो डिफरेंशियल हो गया। टोटल का ज्यादा है वो टीएलसी हो गया। कोई डाउट? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इनफैक्ट जब भी डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा डॉक्टर सीरियस हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब भाई तुझे कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, अब हम दूसरी जांच करेंगे कौन सा इन्फेक्शन है, पर डब्ल्यूबीसी बढ़ा होना इंडिकेटर है कि इन्फेक्शन है। आई? आई या नहीं आई? नींद तो नहीं आई? समझ में आई ना? कई लोगों को नींद आएगी, आ रही है। पता नहीं यार, मैं चीख चीख के नहीं पढ़ा पाऊंगा, मतलब चीख के मतलब तुमसे बुलवा बुलवा करके। समझ रहे हो? वो तरीका अच्छा है बच्चों को जगाने के लिए, जगह है ना? हाँ, मैं यहीं से कोरिलेट कर दूंगा, पर समझ रहे हो, मैं चीख लूंगा पर तुम्हारी एनर्जी चाहता हूं कंजर्व रहे, पर तुम उसका दुरुपयोग कर लेते हो सोने में। जहां मैं कंजर्व की बात करता हूं तो ठीक है, और कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है, उतना मत करो। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के टाइम पर इंक्रीज डब्ल्यू डब्ल्यू बी सी काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। समझ गया ना मेरी बात? अगर मैं बात करता हूं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यानी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट इन ब्लड, इंक्रीज WBC count in blood during increased WBC count in blood during cancer। देखो कैंसर के केस में भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। जैसे मानो डब्ल्यूबीसी काउंट आपका बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और फिर आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर दे रहा है, फिर भी सही नहीं हो रहा, समझ रहे हो?
फिर डॉक्टर आपका ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कराएगा कि कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सी ड्रग से वो मारा जाएगा, तो निकल के आ जाएगा। फिर वो वाली एंटीबायोटिक दी जाएगी, फिर भी सही नहीं हो रहा, और आपका वेट लॉस हो रहा है, आपके बैक में पेन हो रहा है, आप थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहे हो, तो ये इंडिकेटर सही नहीं है। तुरंत आपका पेट सीटी कराएगा। पेट सीटी, सीटी मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, जानते हो ना? हाँ, अभी कैंसर में पढ़ाऊंगा, उसमें दे भी रखा है एनसीईआरटी में सीटी। तो उसका एडवांस वर्जन आ गया है, जो एनसीईआरटी में अभी लिखा नहीं है, वो आगे लिख इसको ऐड करेंगे, पेट सीटी। ठीक है, आप समझ रहे हो? पेट सीटी से हम पेट सीटी में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होता है, रेडियो लेवल्ड, वो ड्रग कहते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा वो, और ग्लूकोज है वो, पर रेडियो एक्टिव है, रेडियो लेवल्ड। तो जहां कैंसर सेल होंगे वो तेजी से ग्रोथ करेंगे, वो तेजी से ग्रोथ करेंगे, तेजी से ग्लूकोज को यूज करेंगे, वो उनको ग्लूकोज चाहिए, तो वहां पर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बॉडी के अंदर स्कैन करके मालूम पड़ता है यहाँ रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है या वहां रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, तो इंडिकेटर क्या है कि यहाँ कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर हम मॉलिक्यूलर मार्कर चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है ना, फिर मॉलिक्यूलर मार्कर, कैंसर सेल एक खास टाइप की प्रोटीन रिलीज करते हैं, उन प्रोटीन को पहचानना होता है, हर कैंसर की एक अलग टाइप की प्रोटीन होती है, तो उसका टेस्ट कराते हैं, उससे मॉलिक्यूलर मार्कर अगर पॉजिटिव आते हैं तो कैंसर की, किस टाइप के कैंसर की, इसकी पुष्टि हो जाती है। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। आज की डेट में क्या है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि प्रॉपर स्क्रीनिंग कराओ, हर साल हर किसी को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। इंडिया इज अ हॉट स्पॉट फॉर कैंसर, और कैंसर का पता फोर्थ स्टेज में चलता है, तब उसके बाद कुछ भी काम नहीं आता, समस्या बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो? और क्योंकि जो उसके सिम्टम है वो नॉर्मल सिम्टम है, जो नॉर्मल इंसान को ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? इट इज अ स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में लोग क्या कहते हैं, सर हम फुल बॉडी चेकअप करा के आए हैं। मैंने क्या कराए, सारे ब्लड सैंपल चेक करा लिए हमने। अब वो नॉर्मल इंसान की चेकअप है, उसमें कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, कैंसर के अलग मार्कर्स हैं, वो किसी भी फुल बॉडी चेकअप में नहीं आते। समझ रहे हो? प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, एक्सरे की प्रॉपर, चेस्ट की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए एक्सरे से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, और कुछ मार्कर्स होते हैं उनको चेक कराना चाहिए हर साल, जैसे कि पहली और दूसरी स्टेज में ही पकड़ में आ जाए वो। ठीक है, और स्पेशली जहां, ठीक है, 25-30 साल क्रॉस होती है उसके बाद तो ये चेकअप हो ही लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? ठीक है, बता चुका हूं मैं। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, मेल के अंदर लंग कैंसर, और 50 सालों के बाद मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर, ये तीन इंडिया के अंदर भरमार हो रही है। और यंगर्स के अंदर, यंगर्स का मतलब आपकी जो एज आती है, इनमें गट कैंसर, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनल कैंसर, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया? कारण एक ही है, तुम्हें पता है, यहां तक कोई डाउट? क्या? समोसा, सही सही पकड़ा, मैं भूल गया मैं समोसा कहना। कारण एक ही है, समोसा। नहीं आया क्या? कहां से छोड़ दिए गए हैं ये क्लास में? मैगी क्या, हर डिब्बे में बंद जो चीज आती है ना, डिब्बे के अंदर पैक है, चाहे वो तुम जूस ही क्यों ना पी रहे हो, ट्रॉपिकाना, हाँ वो रियल जूस ट्रॉपिकाना, ऑल आर कार्सिनोजेनिक, ऑल आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूसिंग। यहां तक कोई डाउट? अगर आपसे कहा जाए, ए इधर आओ, लाइफ स्पेन कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? भाई सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की लाइफ स्पेन फिक्स नहीं है, कुछ घंटे भी हो सकती है और ईयर तक हो सकती है। हाँ या ना? हाँ, यानी अगर मैं लाइफ स्पेन की बात करूं तो, अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। एक ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ए ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर बिल्कुल? अगर मैं ग्रेन्युलोसाइट की बात करता हूं और ए ग्रेन्युलो को तो डिवाइड कर रहा हूं उसको मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, तो डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट के अंदर, ग्रेन्युलो और ए ग्रेन्युलो। तो एक तरफ तो लिख देते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, एक तरफ लिख देते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ए ग्रेन्युलोसाइट, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब
एब्सेंट। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और इधर लिखेंगे क्या हम, ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और इधर लिखेंगे हम ग्रेन्युलोसाइट्स। समझना मेरी बात। ए मतलब एब्सेंट, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स दो जगह देखने को मिलेंगे, एक तो आप बोलोगे लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। जबकि साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, हाँ या ना? तो आप बोलोगे यहां पर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, इसको एक नाम से और जानते हैं एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। फिल मतलब भरना, फिलिंग करना। अच्छा, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। कोई डाउट? अगर लिम्फोसाइट की बात करते हैं, अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करता हूं, डायग्राम बना देते हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे होते हैं, जानते हो आप, और मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं। जबकि अगर मैं यूसिनोफिल्स की बात करूं, ये सेम साइज के बेसोफिल्स होते हैं, सेम साइज के यहां पर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सेम, तीनों का साइज सेम है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंड। इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, किडनी शेप। इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, हेडफोन, हेडफोन जैसा, बायलोब्ड। इनका एस शेप होगा पर ट्राइलोब्ड होगा, तीन लोब होंगे इसमें, एक, दो, तीन। हाँ, यहां पर मल्टी लोब होगा, मल्टी लोब, एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। ठीक है, अब समझना भाई, इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। इनमें भी मिलेंगे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, और इनमें भी मिलेंगे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। सो इट इज कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट। कोई डाउट? भाई इनको पहचानना है, मैंने स्लाइड पर डाले तुम्हारी। अरे, सिरिंज मंगाना भूल गया, खून भी तो निकालना है तुम्हारा। अभी कितने, कितनी तेजी से हाथ उठ रहे थे, हमारा ब्लड, कौन खून निकलवाने को तैयार है? और मुझसे खून निकलवाने को तैयार है, एक अनाड़ी से। कौन तैयार है? देख लो। अरे पीछे भी हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। 5 सिरिंज मंगा रहा हूं मैं, सिर्फ 5 ही बच्चों का करूंगा। एक मिनट बोल दूं यार मैं, एक मिनट रुकना। अच्छा अच्छा, कल है इसका तो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 5 मंगा रहा हूं, ठीक है, कल के लिए। एक दो एक्स्ट्रा मंगा लूंगा। क्या कैंप लगा दूं? यही करवा ले तू अब मुझसे। इधर आ जाओ, कल है यार, आज नहीं, आज तो आइस वाला है। हाँ। 5 मैं मंगाऊंगा, ठीक है। किसी को अगर एडिशनल कराना हो तो एक सिरिंज लेते हैं ना अपनी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए की किट आई है,
उससे शायद एक नंबर लिखे, इतने नंबर तक बच्चों का हो सकता है। ठीक है, तो बहुत मतलब मैं सोच रहा हूँ वो तीसरे वाले बैच और चौथे वाला बैच है उसमें भी हो जाए वो यूज। समझ रहे हो? तो हर बैच में से पांच पांच बच्चे चुन लेंगे, नहीं पांच से ज्यादा हो सकते हैं। कर लेंगे कर लेंगे, पर देख लेना भाई, खून भी निकलेगा। चलो ठीक है, वही डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल वाला नहीं निकालेगा, मैं निकालूंगा खून, ये बहुत बड़ी बात है। मुझसे पहली बार इंजेक्शन किसने लगवाया सोचो, एक डॉक्टर ने लगवाया था। मतलब मैंने कहा मैं ही लगा, अरे मुझे विश्वास है, आप लगाओ। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर थे, वो खुद को अपना इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे थे। तब उन्होंने मुझसे लगवाया इंट्रावेनस, मस्कुलर भी नहीं, इंट्रावेनस। और इंट्रावेनस डर की वजह से मैंने लगाया कि दिक्कत ना हो जाए उनको, तो सबसे मतलब बेहतर तरीके से लगाता। उन्होंने कहा मनीष इससे बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, पता ही नहीं चला कहां लग गया। समझ रहे हो? तो डरना मत। पर पर ए, अच्छा ये आवाज यहां से आती है? अरे मैं नीचे पढ़ा रहा था, ये आवाज आ रही थी, मुझे लगा मजदूर काम कर रहे हैं ऊपर। ओ भाई, तुम पिट जाओगे, सच कह रहे हैं। हाँ ऊपर से, अरे तो मैं एक डंडा मंगा ले रहा हूँ फिर मैं तो। ठीक है, वैसे देखो मैं अभी तो मस्ती में रहता हूँ, पर मार्क्स कम आएंगे तो मैं सीरियस हो जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, वास्तव में पीटूंगा अभी मैं। मार्क्स कम पर मैं कुछ सुनूंगा नहीं, क्योंकि तुमसे मतलब नहीं है, मुझे पेरेंट्स से मतलब है, जिन्होंने विश्वास से यहाँ भेजा है, खर्चा किया है, तो मैं पीटूंगा भी। उस समय कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ थोड़ा बहुत यहाँ मस्ती चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां वहां बहुत सीरियस रहे ना, कुछ भी हो जाए वहां मुझे, फिर एक गुस्सा, ये गुस्सा दूसरी पे निकल जाएगी ये वाली। तुम अभी शैतानी कर रहे हो, मैं सहन कर लूंगा, फिर ये शैतानी का बदला मैं वहां ले लूंगा पूरा का पूरा। समझ गए? हाँ ये दिमाग में रख लेना पूरा। पहला टेस्ट ऑनलाइन हुआ था, ये वाला टेस्ट ऑफलाइन होगा। और पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, टेस्ट नहीं दोगे तो पछताओगे, चाहे मार्क्स कम आए पर टेस्ट देना। क्योंकि जो अटेम्प्ट कर रहा है टेस्ट वो भी काउंट हो रहा है, जो नॉन अटेम्प्टिंग है उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे किसी भी चीज में आगे, जो भी हम ऑफर या जो भी चीजें लेकर के आ रहे हैं, नॉन अटेम्प्टिंग को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अटेम्प्टिंग को पहला पहला मार्क्स मिलेगा, अटेम्प्ट किया आपने। दूसरा हम कितने मार्क्स है वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, तो चार पांच टेस्टों का हम कुछ काउंट करके कुछ करने वाले हैं। मैं पहले हिंट दे दे रहा हूँ, बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूँ, पहली हिंट तुझे दे रहा हूँ, दूसरी हिंट हम फिजिक्स के लिए कर रहे हैं। अगले राउंड के अंदर वो इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, और मैं लीक नहीं करूंगा अभी। फिजिक्स के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अभी किसी ने नहीं किया, मतलब पर्सनल, मतलब कुछ कर रहे हैं जिससे कि एक एक बच्चे को फिजिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिले, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस मिले, चाहे नंबर ऑफ टीचर ज्यादा बढ़ाने पड़े, उसका प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन कराना चाह रहे हैं, प्रॉपर होमवर्क देना चाह रहे हैं, प्रॉपर अगर गलतियां हो रही है तो उनको अलग से, मतलब इतने बच्चों को एक साथ नहीं हो पाएगा तो तोड़ने पड़ेंगे हमें बच्चे। ठीक है, आप समझ रहे हो? मल्टीपल चीजें बनाने पड़ेंगे उसके लिए, तो एक फिजिक्स के ही हम लिए बहुत एक अलग से काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? 10 दिन के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, मतलब मेरे नेक्स्ट राउंड तक। ठीक है, कल रात में पूरी प्लानिंग की थी। ठीक है, स्पेशली आनंद सर के साथ। ठीक है, आनंद सर जो फाउंडर है, ठीक है, तो उनके मतलब उनके ही थ्रू चीजें मतलब प्रॉपर हो पाती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर ये चीज बहुत बेटर है, और मिलके करते हैं, और आप नेक्स्ट वीक तक मतलब आप इसको अप्लाई कर दो। समझ रहे हो ना? और वो भी शायद आ जाएंगे तो बहुत बेटर है, यही होगा, इसी क्लास में होगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? पर पूरा मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा क्या है, पर तुम्हारी फिजिक्स एकदम बहुत सही हो जाएगी, ये गारंटी है। तुम्हारा फोबिया खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है, अगर वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया तो हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में सर्वे सर भी आना चालू कर देंगे अब। हाँ ठीक है, हाँ वो अभी पहले तो मिलने आएंगे तुमसे अभी। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने कहा है बच्चे याद कर रहे हैं भाई, तुम याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो कह दूंगा याद कर रहे हैं भाई, आओ ना बच्चों के संग। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह दूंगा आप याद कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो? हाँ तो मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारी। ठीक है, और बुला लेंगे, कम से कम वो बैठेंगे तुम्हारे संग, जब तक कि वो स्टार्ट नहीं हो रही तुम्हारी फिजिकल, तब तक तो कम से कम तुम्हें और चीजों भाई, कम से कम चीजों में डाउट तो बताएंगे, तो मैं चीजों का और तो क्लियर करेंगे वो। ठीक है, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई इनको तो आप पहचान सकते हो माइक्रोस्कोप में लगा के, एक छोटी है एक बड़ी है, पर ये तीनों बराबर साइज की है, तुम पहचान पाओगे इनको? भाई इसका साइज तो मात्र कितना है, 8 माइक्रोमीटर का, इसका कितना है 18, इसका कितना है 10, इसका कितना है 10,
इसका कितना है 10। बस जो जोश तुम्हारा आज है ना यही मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। कहीं कोई भी दिक्कत आए आप शेयर करना, समझ रहे हो ना। पर जोश को कम मत होने देना, ये 3 महीने बाद पूछेंगे दिवाली के आसपास जोश मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। इनको पहचान सकते हो, इनको नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा, डाई यूज करने पड़ेगी। डाई जानते हो ना, रंजक। तो इसके लिए, क्योंकि डाई यहां यूज नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर ग्रेन्यूल्स नहीं है, यहां ग्रेन्यूल्स है और डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर ये एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली इयोसिन, इसलिए इसका नाम रखा इयोसिनोफिल। फिल का मतलब जो इयोसिन को फिलिंग हो जाती है जिसकी। यहां पर बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू की हम क्या कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, सो इट इज कॉल्ड बेसोफिल। यहां पर न्यूट्रल डाई, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल डाई की हम फिलिंग करते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रोफिल। नहीं, जहां न्यूट्रल डाई की फिलिंग होगी न्यूट्रोफिल, जहां एसिडिक डाई की फिलिंग होगी एसिडोफिल, जहां बेसिक डाई की फिलिंग होगी वहां पर बेसोफिल यूज करते हैं। कोई डाउट? नाम समझ में आ गया क्यों बोलते हैं, ठीक है। साइज समझ में आ गया, सब क्यों आ गया। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस की, यहां कैसा होगा, राउंड, यहां कैसा होगा, किडनी शेप, किडनी शेप। यहां कैसा होगा, बायलोब्ड, बाय लोब्ड। यहां कैसा होगा, ट्राइलोब्ड, ट्राई लोब्ड। यहां कैसा होगा, मल्टी, मल्टी, मल्टी लोब, ठीक है। मल्टीकल समझ रहे हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। यानी यहां पर बहुरूपता है। क्या है, बहुरूपिया। सुने बहुरूपीय, बहुरूपी। कभी गांव में मेलों में गए हो, ठीक है, मेलों में बहुरूपी आते हैं, रूप बदल बदल के, जानते हो ना। हाँ हाँ, फेस मास्क लगा करके अजीब अजीब सब करके, ठीक है, बहुरूपी है, ठीक है। यानी उनके रूप चेंज कर लेते हैं, वो बहुरूपी है। नहीं जानते ये वाली बात। अरे तुम गधे का मास्क लगा लो गधे बन जाओगे, घोड़े का मास्क लगा लो घोड़े बन जाओगे, रूप चेंज कर लिया ना। और घोड़े जैसी शक्ल बना लो अपनी, तो बहुरूपिया हो गए ना। ऐसे ही ये बहुरूपिया है, नहीं आया क्या। न्यूट्रोफिल्स बहुरूपिया है, पर न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस बहुरूपिया है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट। पॉली, पॉली मतलब ज्यादा, मॉर्फो जिसकी मॉर्फोलॉजी बहुत सारी है, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस की लिम्फोसाइट, यानी ऐसी लिम्फोसाइट जिसके न्यूक्लियस में बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, वेरिएशन देखने को मिलती हैं, यानी रूप देखने को मिलते हैं। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम PMN, PMNL, बहुत सही, PMNL एनसीईआरटी में दे रखा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, जिसके न्यूक्लियस के अंदर पॉलीमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। कोई डाउट? अब बात आती है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, 60 से 65% कौन होते हैं। बस इसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है, यहां से एक तरफा लाइन लगा दो, एक तरफा, समझ रहे हो। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएंगे, लिम्फोसाइट, 20 से 25%, नहीं आई क्या, 25%। फिर कौन आ जाएंगे जरा बताओ, 6 से, फिर कौन आ जाएंगे जरा बताओ, 2 से, फिर कौन आ जाएंगे जरा बताओ, कितने, 0.5 से लेकर के 1%। कोई डाउट? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है सिर्फ लास्ट फंक्शन के ऊपर, कि इनमें से कौन से सेल हैं जिनके पास फैगोसिटिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है, जो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। फैगो माने खाना, साइटोसिस सेल को पकड़ के खा जाना फैगोसाइटोसिस कहलाती है। ये फैगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी कहां देखने को मिलेगी, 2 ही जगह, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, और किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। न्यूट्रोफिल्स के पास होती है और मोनोसाइट के पास होती है, ये दोनों के दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं।
अच्छा, पिनोसाइटोसिस क्या होती है? पिनोसाइटोसिस एक सेल का वाटर को इनटेक करना, किसी सेल का वाटर को इनटेक करना। पिनोसाइटोसिस किसी सेल का सेल को पकड़ के खा जाना, फेगोसाइटोसिस। समझ रहे हो? अभी साइटोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शन, ठीक है? लिम्फोसाइट के फंक्शन, इओसिनोफिल्स के फंक्शन और बेसोफिल्स के फंक्शन, ये नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? परसेंटेज पर आता है, मैंने बता दिया, तो उसको लिख लिया होगा। कोई बचा? आगे बढ़ रहा हूं। अब फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट के पहले कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आज फंक्शन करा दूंगा सारे, बस। फिर 5 मिनट का ब्रेक दूंगा तुम्हें। 5 मिनट के ब्रेक के अंदर जो जाना, मतलब 5 मिनट ब्रेक तुम्हें जाने के लिए, घर जाने के लिए, ठीक है? जो बच्चे रुकना चाहते हैं 2, 5, 10, वो रुक जाना, ठीक है? इसको रिकॉर्ड करा देंगे, जिसको रिकॉर्डिंग देखनी है देख लेना, क्योंकि खाना भी तुम्हारा मिस ना हो जाए। और वो बंद हो जाता है ना तुम्हारा मैस, है ना? तो हाँ, उसका बंद हो जाता है मैस क्या? अच्छा, मुझे लगा इसके लिए कह रही है, ठीक है? जिन जिन, हाँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नो, पता है मुझे क्या कह रहे हो, स्ट्रगल कह रहे हो? हाँ, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है? मतलब तुम दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्योंकि पर वो पूरा, मैं तभी तो पूरा एक चीज की चीज मंगाई है मैंने, प्रॉपर चीज में लेकर के आ रहा हूँ उसको मैं, ठीक है? तुम्हारे इस पे भी डाल देंगे, तुम्हारे बैच पे, ठीक है? बैच पे डाल देंगे, मैं पूछ लूंगा कहाँ डालेंगे लोग, यूट्यूब पे डालेंगे, बैच पे डालेंगे, पर डाल देंगे उसको। कल ब्लड ग्रुप वाला बैच पे डाल देंगे, जो बच्चे, तभी मैं 2 से बाद में ले रहा हूं, कंपलसरी नहीं है सबके लिए, समझ गए ना मेरी बात? जिसको लग रहा है मेरे पास टाइम है, मेरा खाना मुझे मिल जाएगा, तो मैं रुक जाता हूं, मेरा खाना मुझे नहीं मिलेगा, चले जाना। हाँ, तो चले जाना भाई, मैगी मत खाओ। अब ये 3 के फंक्शन सीरियसली सुन लेना, लास्ट है आज का, बस 3 के फंक्शन सीरियसली सुन लेना, और इन पे कंफ्यूजन होता है और गलती करके आते हैं और क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूं मैं। लिम्फोसाइट्स, अगर मैं लिम्फोसाइट के प्रकार, टाइप्स की बात करूं, तो कितने टाइप के लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं भाई? बी हो सकते हैं या टी हो सकते हैं। इनको अभी मैं इम्यूनिटी में भी कराऊंगा, इम्यूनोलॉजी में भी कराऊंगा इनको, पर हल्का सा हिंट यहां दे रहा हूं जिससे कि थोड़ा आपको याद रहे। एक तरफ होंगे बी लिम्फोसाइट, और एक तरफ होंगे टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, बी लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल यानी एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है? अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो क्या क्या होंगे यहां पर? प्लाज्मा सेल, एक्टिव बी लिम्फोसाइट, एक्टिव हो सकते हैं या इनएक्टिव हो सकते हैं। जो एक्टिव होगा उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम क्या? प्लाज्मा सेल। क्या यूज करेंगे? प्लाज्मा सेल्स। और जो इनएक्टिव होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? मेमोरी, मेमोरी सेल्स। कोई डाउट? अच्छा, प्लाज्मा सेल क्या काम करते हैं, यह भी बढ़ाया था मैंने, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, याद आया? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी का काम क्या होता है जरा बताओ? अभी एनसीईआरटी में दे रखा था, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है? किसमें पार्ट करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म, समझ रहे हो ना? ये तो आप जानते ही हो। चलो, ये भी क्लियर है। अगर मैं टी लिम्फोसाइट की बात करूं तो टी लिम्फोसाइट को आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में, सॉरी 4 पार्ट में। जैसे
टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। टी हेल्पर अभी जब एचआईवी कराऊंगा तब भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। मेमोरी, ठीक है। अगर टी हेल्पर की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल किसको कंट्रोल करते हैं? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, यानी डब्ल्यूबीसी की बात चल रही है। ये कंट्रोल करते हैं बी लिम्फोसाइट, ये कंट्रोल करते हैं टी लिम्फोसाइट, यानी इनडायरेक्टली ये पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पूरे इम्यून सिस्टम को। इसके अलावा एक्सेट्रा भी लिख देता हूं, कुछ नेचुरल किलर सेल भी होते हैं और भी टाइप के सेल्स होते हैं। इनडायरेक्टली ये पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तभी तो एचआईवी इतना दुष्ट है। उन्होंने ढूंढ लिया इनको, भाई इनको मार दो, इनको मार दो, खेल खत्म। बॉडी को बर्बाद करना है तो इनको मार दो, खेल खत्म। क्योंकि हेल्पर टी सेल पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तुमने हेल्पर टी सेल को उड़ा दिया, समझ रहे हो? तुमने हेल्पर टी सेल को उड़ा दिया, पूरा बॉडी का, भाई सारे सेल हैं बॉडी के अंदर फिर भी काम ही नहीं करेंगे। भाई एचआईवी पेशेंट के अंदर क्या होता है? इम्यून सेल हैं पर वो इनएक्टिव पड़े हुए, काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे सुनते हैं सर हेल्पर टी सेल का, हेल्पर मार दिए गए। एचआईवी के थ्रू हेल्पर को मार दिया है, समझ रहे हो ना? अरे हाँ या ना? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा इम्यून सिस्टम कराऊंगा, उसमें पूरा साइकिल कराऊंगा, कैसे एचआईवी अटैक कर सकता है, करता है, कैसे वो मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल को टारगेट करता है, कैसे उनको बस्ट करता है, ठीक है। चलो अब बताती है किलर सेल क्या काम करते हैं। मैंने बताया ना कैंसर क्यों हो रहा है, समोसा, समोसा खाने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, ये तो आप जानते हो ना। और आपको नेचर ने सारी चीजें दी हैं, तुम मजाक समझ रहे हो? तुम एक काम करो, नेट पर सर्च कर लो, ठीक है। जितने भी बाहर के ऑयली सब्सटेंस हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टर है, इम्यून सिस्टम सप्रेसर है। अब समझ लेना, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं किलर सेल, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल। एक टी किलर और नेचुरल किलर, दोनों ही सेल अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि कैंसर को मारने वाले सेल हैं, समझ रहे हो ना? ये सिर्फ मारते ही कैंसर सेल को है और वायरस इन्फेक्टेड सेल को है, तो इनका नंबर परफेक्ट होना चाहिए। जितनी भी इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में आ रही है मार्केट के अंदर, जो यूएस के अंदर डिस्कवर हुई हैं, जो और कंट्री में डिस्कवर हुई हैं, तो वो कॉस्टली क्यों है? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का काम करती हैं। वो जो इंजेक्शन देखिए 2.5 लाख का एक इंजेक्शन आ रहा है, वो इंजेक्शन कुछ नहीं करता है, आपकी बॉडी के इन्हीं सेल के नंबर को बढ़ाता है, जो सेल अपने ही अंदर कैंसर सेल को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। सिर्फ एक ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जान रहे हो ना? हाँ, तो इन्हीं सेल के नंबर को बढ़ाना है। और नेचुरली अपने अपने इंडियन जो आयुर्वेदा है, तुम में से कुछ आयुर्वेदिक में भी जाएंगे हो सकता है, मुझे पता नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट रखते हो तो वहां पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी हर्ब्स हैं, हमारे लोकोक्तियां जो होती हैं उनमें लिखा हुआ है वर्णन उसका, जो इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का काम करती हैं। जैसे मैं अक्सर बोलते रहता हूँ, हरी हल्दी, गिलोय, तुलसी, ठीक है। हल्दी के अंदर भी कुरकुमिन आता है, ठीक है, नैनो के फॉर्म में, वो लोग इम्यून सिस्टम बूस्टिंग में देते हैं। एक आता है पुरनवा, पुरनवा एकदम आपको मतलब जिंदगी चेंज कर देगा, मतलब यंग कर देगा, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े लोग जैसे मतलब उसको यूज करते हैं, उसकी नेचुरल फॉर्म, जैसे धीरू भाई अंबानी नहीं आया क्या टाइप, उनके जो फैमिली मेंबर हैं, जो क्या नाम है उसका, वो मुकेश अंबानी की वाइफ का नाम क्या है, नीता अंबानी, ठीक है। तो ऐसे पैसे की कमी नहीं है, तो जो मार्केट में मिलती है आम इंसानों के लिए वो प्योर नहीं है। जैसे केसर तुम्हें प्योर नहीं मिलती, नकली मिलती है, प्योर केसर तो मिलती ही नहीं है, बहुत रेयरली मिलती है, पर वो हाई फाई लोगों को मिलती है, समझ में आ गया? ये एक्चुअल में ऐसी चीजें है ना, सुपर इम्यून सिस्टम बूस्टर है। पर सस्ती चीजें भी तो आती है ना, गिलोय भाई पेड़ों पर लटकी रहती है, खाओ, तुलसी सुपर इम्यून सिस्टम बूस्टर है, अनार का जूस, ठीक है, पियो, चुकंदर का जूस पियो, छाछ पियो। अब तुम पियोगे कोल्ड ड्रिंक और समोसा, कहां से इम्यून सिस्टम बूस्टर हो जाएगा? ठीक है, नहीं लिट्टी तो ठीक है, लिट्टी चोखा तो ताकतवर चीज है, ठीक है। आई इधर आ जाओ, किलर सेल क्या काम कर रहे हैं, किसको किल कर रहे हैं? कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये किल किसको करते हैं? कैंसर, वायरस, इन्फेक्टेड सेल
भाई सत्तू वत्तू तो ताकत की चीजें हैं, बहुत ताकत की चीजें, तुम पचा पाओ तो। हाँ, आरबीपी आज ही पी के आए हैं सत्तू। बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। वायरस इन्फेक्टेड सेल और दूसरे क्या है? कैंसर सेल। अच्छा ये तो वायरस इन्फेक्टेड सेल अपनी सेल तो है। अरे वायरस इन्फेक्टेड सेल अपनी सेल तो है, अपनी सेल को तो मार रहे हैं ये, पर अपने वो सेल जिनमें वायरस का इन्फेक्शन है ना? ठीक है। और कैंसर सेल भी तो अपनी सेल है, पर अपने वो सेल जिनमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा सेंसिटिव काम है इनका, किलर सेल का। यानी अपने नॉर्मल सेल को छोड़ना है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को चुन के मारना है, और कैंसर सेल को चुन के मारना है। गलती हो गई तो अपने नॉर्मल सेल को भी मार देंगे। भाई यही तो अंतर है। हम रेडिएशन करते हैं बाहर कैंसर सेल को मारने के लिए, पर कैंसर सेल के साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल को भी मार देते हैं, तो आधा इंसान तो रेडिएशन से मर जाता है। कीमोथेरेपी देते हैं हम, कीमोथेरेपी में नॉर्मल सेल, भाई कैंसर सेल को मारने के साथ साथ हम नॉर्मल सेल को भी मार देते हैं, तो इंसान मर जाता है। समझ रहे हो ना? पर ये क्या कर रहे हैं? चुन चुन के उन सेल को मार रहे हैं जो स्पेशली कैंसर या वायरस इन्फेक्टेड सेल है। तो काम बड़ा सेंसिटिव है, इनसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये हाइपर ना हो जाए कभी। इसलिए नेचर ने क्या कहा? सप्रेसर सेल बनाए कि भाई तेरा काम है इनको देख के रखना, कहीं हाइपर ना हो जाए, इनको सप्रेस करके रखना है। क्या करना है? इसको सप्रेस करके रखना है, इनको हाइपर नहीं होने देना, क्योंकि इनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल को मार रहे हैं जो अपने ही बॉडी के अपने ही सेल हैं। नहीं आई क्या? अरे आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। अब बात आती है मेमोरी सेल, जो फ्यूचर में काम करते हैं। मेमोरी सेल तो फ्यूचर के लिए, मेमोरी यहां पर भी है और मेमोरी यहां पर भी है, फ्यूचर के इनएक्टिव सेल्स होते हैं। कोई डाउट? अब मैं कंपाइल कर दे रहा हूं दोनों का, ये तो कर लिया होगा। अब मैं दो को कंपाइल कर रहा हूं एक साथ। अरे यार, दो को एक साथ कंपाइल करते हैं। एक तरफ तो लिख रहे हैं हम टी, सॉरी, एक तरफ तो लिखेंगे हम क्या? इयोसिनोफिल्स। एक तरफ लिख देंगे हम क्या? बेसोफिल्स। ये समझ लेना थोड़ा सा, तुम कंफ्यूज रहते हो उसके अंदर बच्चे, इसलिए ठीक है। तो एक तरफ फंक्शन लिख रहे हैं मैं इयोसिनोफिल्स का, आज का लास्ट स्लाइड, और दूसरा लिख रहे हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। अगर मैं इयोसिनोफिल्स की बात करता हूं, तो इयोसिनोफिल्स का फंक्शन पहला क्या है? एंटी पैरासिटिक, एंटी पैरासिटिक। दूसरा फंक्शन इसका लिखना है आपको एंटी एलर्जिक। एंटी पैरासिटिक तो समझते हो? एंटी पैरासिटिक का मतलब है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके अंदर तो कंटेन एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स। एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स। जैसे समझो एक सेल है, सेल में ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैसे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइक अ लाइसोसोम। लाइसोसोम तो समझते हो ना? सुसाइड बैग। ठीक है। तो जब भी कोई बड़ा पैरासाइट परजीवी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये क्या करते हैं? उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को उसके ऊपर डालना चालू कर देते हैं। पैरासाइट आ गया, ग्रेन्यूल्स आने, ग्रेन्यूल्स आएंगे इसकी सरफेस पर, तो डाइजेस्ट करके होल कर देंगे, सरफेस को क्या कर देंगे? होल। एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लाइक लाइसोसोम्स। ये उसकी बॉडी पर गिरेंगे और वहां पर होल बना देंगे, डाइजेस्ट करके क्या कर देंगे? होल। तुम्हारे सामने डायनासोर आ गया, डर जाओगे? मारोगे नहीं उसको? तो मारने के लिए तुम बंदूक तो यूज करोगे नहीं, क्या फर्क पड़ेगी बंदूक? उसके लिए तोप चलाने पड़ेंगी, होल बना दें उसकी बॉडी के अंदर। समझ? तोप है ये, समझ रहे हो? ये तोप है बेटा। ये उसकी बॉडी में क्या कर देंगे? बड़े बड़े होल कर देंगे, जिसकी वजह से वो मारा जाएगा डाइजेस्ट करके। इसको बोलते हैं एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स, इसलिए कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई डाउट पीछे?
चलो अगली बात करते हैं इसके अंदर हम क्या, एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक क्यों बोलते हैं, तो एलर्जी किस वजह से होती है ये पता होना चाहिए। एलर्जी होती है किसकी वजह से, हिस्टामिन बेटा, हिस्टामिन, हिस्टामिन। एलर्जी कॉज कौन करता है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक एंजाइम होता है, एंजाइम को बोलते हैं हिस्टामिनेज। क्या बोलते हैं, हिस्टामिनेज। तो अगर हिस्टामिनेज एंजाइम इनके पास होगा तो हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म कर देंगे ना, अरे हाँ या ना। तो एक्चुअल में इनके कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें एक एंजाइम भरा होता है, कौन सा एंजाइम, हिस्टामिनेज। तो हिस्टामिनेज एंजाइम की वजह से हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं हिस्टामिन को, तो एलर्जी होने से रुक जाती है। भाई मुझे एलर्जी नहीं है, मान लो, ठीक है, इस पर्सन को एलर्जी है, मान लो, सेम पार्टिकल एटमोस्फियर में उन्हीं पार्टिकल से ये छींक रहा है, खांस रहा है, मैं नॉर्मल हूं, नहीं आया क्या, क्योंकि मेरे अंदर प्रॉपर तरीके से एंटी हिस्टामिन निकल रहा है जो हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म कर रहा है, पर इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज हो गया जिसकी वजह से इसका हिस्टामिनेज काम नहीं कर रहा। नहीं आई क्या, आई है नहीं आई। तो बस इनके पास कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं बेटा, एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स भी होते हैं इनके पास, एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल, एंटी पैरासिटिक हो गया, एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स, एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स कंटेन, क्या होता है इनके पास, हिस्टामिनेज एंजाइम, हिस्टामिनेज एंजाइम। हिस्टामिनेज एंजाइम क्या क्या काम करता है, ये इनएक्टिव कर देता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। इसीलिए कहते हैं, समझना, ये इन्वॉल्व होते हैं या एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एनसीईआरटी लिख रखा है ना, इनमें से कौन एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से, ये एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई डाउट, ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं बेटा बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स में भी क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसिट होते हैं, ये रिलीज करते हैं, रिलीज हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन आप जानते हो, हिस्टामिन क्या होता है, वैसो डाइलेटर। हेपारिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट। अच्छा, सेरोटोनिन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, तीनों मिलकर के इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूजन, जैसे चोट लगी, सूजन आ जाएगी, क्यों आ गई सूजन, चोट लगने पर टिश्यू डैमेज होंगे, और टिश्यू अगर डैमेज होंगे तो वहां पर रिपेयर करने पड़ेंगे टिश्यू ना, तो रिपेयर करने के लिए वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ाने पड़ेगी, और ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए वहां के ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया जाएगा, डायलेट, कि आओ ब्लड तेजी से बहो यहां पर, ठीक है। तो ब्लड आएगा तो वहां पर रेडनेस हो जाएगी, तो पहले क्या होगी, रेडनेस। जब ब्लड आएगा और ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो उनका पोर साइज बढ़ जाएगा, पोर साइज बढ़ने की वजह से ब्लड का फ्लूइड बाहर इकट्ठा हो जाएगा और स्वेलिंग आ जाएगी। नहीं आई क्या, ब्लड का फ्लूइड बाहर एक्यूमुलेट होगा और स्वेलिंग आ जाएगी, तो ये दूसरा इन्फ्लामेशन का
सूजन का करेक्टरिस्टिक फीचर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? और ब्लड को लॉस कर से होने से बचाना भी है वहां पर, तो वहां पर सेरोटोनिन भी अपना काम करेगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का। तो सेरोटोनिन एस्थमा के केस के अंदर पूरी की पूरी ट्रैक को नैरो कर देता है, दबा देता है, जिसकी वजह से एस्थमेटिक अटैक पड़ने से लोगों की डेथ भी हो जाती है। अचानक से उनको लेनी स्प्रे करता देखा होगा टी मूवी के अंदर, वो वैसो डायलेटर होते हैं, जिससे इंसान बच जाए, उसकी डेथ ना हो जाए किसी कारण से। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? पीछे कोई डाउट? क्लियर है ना? बस छोड़ रहे हैं, लास्ट लास्ट है, खत्म है। यानी ये क्या कर रहे हैं? इन्फ्लामेशन। क्या कर रहे हैं? ये इन्फ्लामेशन कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर हिस्टामिन की वजह से तो एलर्जी हो रही है। अगर हिस्टामिन ज्यादा निकल जाए और बेवजह निकले, और जरूरत ही नहीं है, कोई हाथ पैर टूटे ही नहीं है, तो हिस्टामिन क्यों निकल रहा है भाई? जब हिस्टामिन बेवजह निकल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है, वो कंडीशन होती है एलर्जी। आप समझ रहे हो? अगर आपको जिस चीज से एलर्जी हो, वो एलर्जिन आपकी बॉडी में जाए और आईजीई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, और उन आईजीई की वजह से बेसोफिल बेमतलब में फटना चालू हो गए, हिस्टामिन बेमतलब में निकल रहा है बिना, समझ रहे हो, जरूरत ही नहीं है, तो वो एलर्जी कोस करेगा। नेचर ने इसको एलर्जी के लिए बनाया नहीं है, नेचर ने तो उसको इन्फ्लामेशन के लिए बनाया है, इसलिए ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, पर नेचर ने इसको एलर्जी के लिए बनाया है, एंटी एलर्जी के लिए। मतलब एलर्जिक, भाई एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसको नेचर ने इन्फ्लामेशन के लिए बनाया है, इसलिए इसके लिए एक ही लाइन लिखोगे, ठीक है? इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व इन, मैं बेसोफिल की बात कर रहा हूं, बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ये एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड हैं। ये क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई या नहीं आई? चलो, आई? कितनी आई? बहुत आई। तो बस आज इतना, रुको 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 रुको। देखो क्वेश्चन तुम्हें दिए थे कुछ करने के लिए, क्या करके लाए हो? सच में मैं मान के चल रहा हूं तुम करके लाए हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है? ब्लड स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑल। प्लाज्मा कितना होगा? 50। अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर्म्ड एलिमेंट, लाइफ स्पेन, सारे पता है? अच्छा, आरबीसी कैसी होगी? ग्लोबुलिन में क्या क्या होता है, किसमें पार्टिसिपेट करती हैं ग्लोबुलिन? ये वाला बच्चों ने थोड़ा सोचा होगा। सुनो, इसमें पूछा क्या है उन्होंने? करेक्ट, करेक्ट पूछा है। पहला क्या है? प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल, एनसीईआरटी ने रखा है वेरी लो अमाउंट ऑफ मिनरल, ठीक है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर नॉट ऑलवेज ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब ट्रांजिट, जैसे ग्लूकोज का अमाउंट फिक्स है, ज्यादा होगा तो बाहर निकल जाएगा, एक फिक्स स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? बायोमोलिक्यूल में दे रखी है लाइन वाली, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया? नॉट ऑलवेज, जबकि ऑलवेज ऐसा होता है, नॉट नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज इन एक्टिव फॉर्म, नो नो, आप समझ रहे हो? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और एक और तो देख लो, प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, यस, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम होता है। सही है गलत है? तो भाई ये सही है, थर्ड आ जाएगा। समझ गए क्या? ये सारे क्वेश्चन करके लाने, होमवर्क है, होमवर्क 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 होमवर्क। थैंक यू।
समझ गए? कल क- कल जब भी पार्टी लिया करो, पार्टी की मना नहीं कर रहा हूं, पार्टी में अमूल की एक बोतल आती है छाछ की, वो पिया करो यार। अमूल की छाछ आती है। मैं पार्टी में रिश्वत नहीं देता, समझ रहे हो? समझ में आया? मुझे जरूरत नहीं है रिश्वत देने की। मैं डंडे से पीटता हूं जब तुम मुझे मार्क्स नहीं दोगे, नंबर नहीं दोगे। फिक्स है। समझ में आया? जब रिजल्ट आएगा ना, उस दिन गायब होंगे आधे बच्चे, मुझे पता है। पर छोड़ूंगा नहीं मैं, अगले दिन पाऊंगा, अगले दिन पकड़ूंगा मैं। ठीक है, तो अपना शांति से चले जाओ, खाना खाओ पियो। ठीक है, जिसको रुक 2 बज गए।